सर वार्म वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू। सो कैसा आपको पता लगा कि प्रधानमंत्री के घर में आप पैदा हुए हैं? जब पहली बार आपको कौन कौन सी एज में ऐसा महसूस हुआ कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं आप? जी, ऐसा है कि मैं तो जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने हम्म। तो मैं उस समय 15 वर्ष का था अच्छा। और स्कूल में पढ़ता था। ओके। मेरी पैदाइश जो है वो तो हुई है लखनऊ में, ओके। जब शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे, जिसको होम मिनिस्टर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर थे वो। उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे और शास्त्री जी उनके गृह मंत्री थे। और ये जो मेरा जन्म जो है उसी समय हुआ, मंत्री के बेटे के रूप में। और फिर सन 52 में शास्त्री जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया और ट्रांसपोर्ट भी साथ में दिया। और वो यहाँ सन 52 में आए तो पूरा परिवार उनके साथ आ गया। और मैं भी उस समय बच्चा ही था, 3-7 साल का था। तो वो तो शुरू की इतनी याद नहीं है, लेकिन बाद में मेरे समझ तो जब 54-55 के बाद जब मैं नर्सरी स्कूल वगैरह में जाने लगा तो फिर तब का मुझे याद है कि ये मकान जो है उस समय बड़ा सिंपल सा था, अभी भी सिंपल है, बड़ा साधारण। साधारण मकान रहा। तो यहाँ पे हम लोग का सारा, तो मैं इस मकान में 48 वर्ष रहा। अच्छा। 48 वर्ष रहा, क्योंकि शास्त्री जी के निधन के बाद केंद्र सरकार ने ये जो बंगलो है, इस बंगले को मेरी माँ ललिता शास्त्री जी को आवंटित किया। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हुआ तो उनके बैंक में जो है कोई पैसे नहीं थे, बल्कि पंजाब नेशनल बैंक में उनका कर्ज बाकी था। जो उन्होंने कर्ज लिया था पंजाब नेशनल बैंक से एक कार खरीदने के लिए, जो इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है, वहाँ पे जो खड़ी है, है तो वो तो उनके पास तो कुछ पैसा नहीं था, मकान का तो छोड़ दीजिए। तो मेरी माँ ललिता शास्त्री के पास रहने के लिए कुछ था नहीं। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और मेरे बड़े भाई भी बस शुरुआत किया था उन्होंने नौकरी करना सन 61 में। तो 4 साल का उनका कार्यकाल था एक अशोक लेन कंपनी मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे वो काम किया करते थे। और जैसे मैंने कहा कि उस समय मैं और मेरे 2 छोटे भाई स्कूल में थे। तो मुझे तो वही बचपन की याद है कि ये बंगला जो है, इस बंगले में रहा करते थे। शास्त्री जी को बाहर खाना बनवाने में बड़ा अच्छा आनंद आता था। तो मेरी माँ ललिता शास्त्री जी, यहाँ लॉन है और पेड़ के नीचे वो जो है, कभी कभी इतवार के दिन, छुट्टी के दिन बाहर खाना बनता था, वो लकड़ी के चूल्हे पे, गांव वाले स्टाइल में बनता था। और ये दाल बाटी, इस तरह की चीज़ें अच्छा जो है वो बना करती थी। और शास्त्री जी एक अलग कोने में बैठ जाते थे, कुर्सी में फाइल देखा करते थे। अच्छा। और हम लोग खेला करते थे, लॉन में खेलते थे। और मेरी माँ ललिता शास्त्री जी तो वहीं पे चूल्हे के पास बैठ के वो खुद सब अपना खाना बनाती थी, या अगर कोई नौकर चाकर बनाते थे तो उनको निर्देशित करती थी, डायरेक्ट करती थी, एडवाइस करती, भाई ऐसे करो, इतना करो, इसमें इस तरह से काटो। तो इसका एक अपना इतिहास रहा है और शायद यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में केंद्र सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। अच्छा। सन 2000 में, 1 फरवरी 2000 में केंद्र सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट ने इस मकान को जो है परिवर्तित किया एक संग्रहालय के रूप में। अच्छा, मेमोरियल में। हाँ, 2-3 मेमोरियल बनाने में 2-3 साल लग गए, क्योंकि इसमें हमें सहायता मिली जो नेशनल म्यूजियम है, अच्छा। संस्कृति विभाग का, कल्चर मिनिस्टर का, जो यहाँ जनपद पे, तो वहाँ से हमें काफ़ी मिली कैसे म्यूजियम बनना चाहिए। अच्छा। और तो ये मेमोरियल जो है वो 2005 में शास्त्री जी का जन्म, तो उनकी शताब्दी, अच्छा जन्म जो हाँ था शताब्दी वर्ष मना रहे थे 2005, 4 और 5 में। तो 5 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और आज भी मतलब 2-2.5 हज़ार लोग करीब करीब रोज आते हैं
अच्छा। इतवार को और सोमवार को इसका वीकली ऑफ होता है, ओके। और इतवार को ज़्यादा पब्लिक आती है, तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा आते हैं, 2-2,500 लोग करीब आते हैं। ओके, विजिटर्स होते हैं। सर हम आपको बनारस ले चलते हैं आपका होम टाउन। शास्त्री जी का बचपन कैसा बीता? और स्टार्टिंग में जैसे शायद वो 1.5 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, और तब की काफ़ी कहानियाँ हैं, और एक कहानी ये भी है कि उनकी मदर उनको पानी में गंगा में वो डुबकी लगा रही थी, तब वो शायद गुम हो गए थे, किसी ने फिर उनको वापस लौटाया। क्या कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? वो उसके बारे में बताइए। वो तो भी लोग उस समय मेरे दादाजी जीवित थे, और ये नन्हे थे, इनको घर में सब नन्हे ही बुलाते थे। तो शास्त्री जी को लेके लोग गए थे स्नान करने, तो उसमें ये कहीं इधर उधर छटक गए, अच्छा। और तो मेरी जो दादी थी वो विचलित हो गई, बहुत परेशान। तो उन्होंने कहा कि उसको ढूंढना पड़ेगा, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। तो मेरे दादाजी ने जो है वो जरा पूछताछ की, तो कहीं से पता नहीं चल, पर देखा कि उनका बच्चा जो है छोटा सा, वो एक नाव में किसी महिला और उसके पति के साथ था, तो उससे कहा कि भाई ये हमारा बच्चा है। अच्छा। तो वो देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? उन्होंने कहा ये तो हमें यहाँ पे गंगा जी ने दिया है, अच्छा। ये तो हमारा है। खैर उन्होंने समझा, और लोग आ गए, उन्होंने समझाया, तो उसको मिल गए। तो एक तो ये किस्सा हुआ, और दुख की बात ये हुई कि वो केवल 1.5 वर्ष के थे, मेरे पिता शास्त्री जी, और उनके पिता यानी कि मेरे दादाजी शारदा प्रसाद जी का निधन 1.5 वर्ष की आयु में ही हो गया था। 28 वर्ष के वो थे, शास्त्री 1.5 वर्ष के थे, तो हो गया था। और उसके बाद तो फिर शास्त्री जी ने को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उनका पालन पोषण फिर मेरी दादी ने किया। शुरू में तो वो जो शास्त्री जी के मामा थे, अच्छा। वहाँ पे मेरी दादी लेके गई, लेकिन वहाँ पर जो है फिर शास्त्री जी के मामा का भी निधन हो गया, तब थोड़ी परेशानी होने लगी। फिर एक जगह और परिवार में गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे उनके साथ बदसलूकी होती थी, मतलब कपड़े उपड़े धुलवाना, घर की सफाई वफाई कराना। अच्छा। अच्छा। तो इसी तरह चलता रहा। फिर एक बार वहाँ पे जो पढ़ रहे थे स्कूल में, तो जो उस समय के जो इंग्लिश के टीचर थे, निष्कामेश्वर मिश्रा, ओके। तो पंडित निष्कामेश्वर मिश्रा थे। उन्होंने कहा कि अगले दिन सबको इंग्लिश रीडर लेके आना है। अच्छा। शास्त्री जी के पास तो पैसे थे नहीं, हाँ। तो उन्होंने अपने एक मित्र हैं और उनसे इंग्लिश रीडर मांगा, और रात भर लालटेन में उसको उन्होंने पढ़ा। नहीं पढ़ी, नहीं सारी, उसको उतार लिया, अच्छा, वो कॉपी की, लिख लिया, टेक्स्ट कर टेक्स्ट लिया। सारा पूरा कर लिया। हाँ। तो उसके बाद वो किताब लौटा दिया, और जब वहाँ पे उन्होंने पूछा निष्कामेश्वर मिश्रा ने, सब लोग बच्चे अपना अपना दिखाओ, तो इनको जिन्होंने वो किताब दिखाई, उन्होंने कहा किताब नहीं, ये तो हाथ से लिखा हुआ है। तो इनको जो है उन्होंने एक तमाचा भी लगाया। ओ, तमाचा ऐसे टीचर होते थे? हाँ, बदमाश। तमाचा लगाया। तो तब उनके मित्र ने कहा, जिनका वो इंग्लिश लीडर था, उन्होंने कहा कि मास्टर जी ऐसा है कि ये बहुत गरीब परिवार से है, इसलिए इसके पास है नहीं, तो मैंने इसको दिया था। तब उनको बड़ा दुख हुआ, और उसके बाद स्कूल के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को निष्कामेश्वर मिश्रा घर ले गए अपने। अच्छा, घर ले गए। अपनी पत्नी से कहा कि भाई एक बेटा तुम्हारा और है, इसका भी पालन पोषण हमें करना है। तो अच्छा। वो बनारस की बात है ये, और अभी भी उनका परिवार है निष्कामेश्वर मिश्रा का, और उनके जो पोते और पोतियां हैं, वो तो हमारे अपने को हम लोग को भाई मानती हैं। हाँ, कनेक्टेड है आप लोग। कनेक्टेड हैं। तो अभी 11 जनवरी पुण्यतिथि के दिन एक आई थी, जो है अच्छा। सिस्टर ही कही, हमारी तो सिस्टर थी। तो हम लोग मतलब उनके इन लोग के पिता को हम लोग जो है सब चाचा करके बात करते थे। तो बड़ा मुश्किल से फिर किसी तरह से वो मेहनत करके, परिश्रम करके काशी विद्यापीठ में उन्होंने एडमिशन लिया। पढ़ाई में अच्छे थे। फिर 17 में जब 17 वर्ष के वो थे, तो महात्मा गांधी आए काशी विद्यापीठ। अच्छा। और उन्होंने अपना भाषण दिया। उस भाषण से ये बहुत मोटिवेट हुए,
और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई में वो भी हिस्सा लेंगे। हालांकि घर में जो बड़े थे वो मना कर रहे थे, लेकिन मेरी दादी ने उनको आशीर्वाद दिया कि देश के लिए जो करना है करो। उसके बाद से फिर वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए और फिर जेल वेल भी गए और फिर इस साल चलता रहा सिलसिला। 47 में देश आज़ाद हुआ। जी। वो शायद गंगा से तैर वैर के भी जाया करते थे हाँ, पढ़ने। वो क्या था, उनके पास कभी पैसे नहीं होते थे, अच्छा। क्योंकि काशी विद्यापीठ जो है वो बनारस शहर में था। जी। ये बनारस शहर की इस तरफ रामनगर हम्म है बनारस जिले में ही, हम्म लेकिन गंगा के इस पार। तो साथी जी तो कभी कोई ऐसा होता था पैसे नहीं होते थे, हम्म तो नाव वाला कहता था चलो मैं पार करा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथी जी शुरू से बड़े स्वाभिमानी थे। अच्छा। आत्मसम्मान के साथ वो समझौता नहीं करते थे, तो वो कैसे एहसान नहीं लेना चाहते थे। ओके। और एहसान नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाव वाले से कभी पैसे नहीं लिए, ना ही अपने किसी दोस्त से पैसे लिए। और वो खुद तैर के चले जाते थे जब उनके पास पैसे ना होते थे। ओके। और बड़ी चौड़ी है गंगा बनारस हाँ, में। वहाँ तो बड़ा विराट रूप बड़े है अच्छे, उसका। बहुत अच्छे तैराक थे वो। और ये उनका आत्मसम्मान हम लोगों ने देखा जब हम बड़े हुए 1965 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ। जी। जब उस समय के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने उनको चेतावनी दी कि अगर आपने ये लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। उस समय गेहूं अमेरिका से आयात होता था, हम इतना बनाते नहीं थे। जी। PL 480 के अंतर्गत गेहूं वहाँ से आता था। साथी जी को बड़ा लगा कि ये तो बहुत बड़ा हमारे देश के साथ के सम्मान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि हम हफ्ते में एक समय भोजन ना करें, अच्छा। तो इस कमी को पूरा किया जा सकता है। और उन्होंने उनके आह्वान पर सारे देश ने सोमवार के दिन शाम को भोजन करना बंद कर दिया और वहाँ से गेहूं आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये प्रमाणित करता है कि शास्त्री जी ने अपने आत्मसम्मान के साथ साथ देश के आत्मसम्मान के साथ भी समझौता नहीं किया। जी। शायद इसी घर के लोन में बनाए थे, हुए हाँ, थे उन्होंने ये भी देशवासियों का आह्वान किया कि भाई आप घर में किचन गार्डन जितना उगा सकते हैं आप उगाइए, जहाँ गेहूं उग सकता है उगाइए। तो यहाँ पे उन्होंने खुद, क्योंकि देखिए एक अच्छा नेता वही होता है जिसके कथनी और करनी में फर्क ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने उसको करके भी दिखाया। आप फोटो देखें तो साथी जी की फोटो है हल चलाते हुए, हाँ हाँ हाँ, वो प्राइम ये मिनिस्टर। तो बिल्कुल। इसी मकान में वो हल चलाया उन्होंने, सब तो गेहूं उन्होंने बोआ। और वो गेहूं जो हमारा कई साल तक चलता रहा उनके निधन के बाद भी। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने, और ये, और फिर साथ साथ साथी जी को लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सोना गहना सब औरतें सभी देती थी। मैंने अपने आंखों के सामने देखा, लोग उतार उतार के अच्छा, गहना ये दे देते थे। हाँ दे देते थे। अच्छा, देश के लिए। हाँ, अपने कि भाई आप जवानों के अपने अपने सरहदों की रक्षा के लिए जो जरूरत पड़े आप इसको करिए। ओके। तो आपने तब उन्होंने शायद पहले घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था ये उपवास हाँ, कर। हुआ ये था कि वो साथी जी को जब उन्होंने धमकी दी तो उस समय साथी जी घर आए और उन्होंने मेरी मदर से कहा कि आज खाना शाम को ना बने तो ठीक रहेगा। क्योंकि मैं देशवासियों को अपील करने जा रहा हूँ आज 9 बजे की रेडियो से, उसमें था नहीं, रेडियो से करने जा रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं कि नहीं। तो खाना नहीं बना। जब उन्होंने देख लिया कि हम सब भूखे हैं और किसी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब फिर उन्होंने रेडियो पे अनाउंस किया कि ऐसा ऐसा करना है। सबने किया जी। और मैं तो आज तक सोमवार को फास्ट ही रखता हूँ। अच्छा, अब भी आप सोमवार को फास्ट रखते हो? अब कमी तो है नहीं, अब तो बहुत ज्यादा खाना हाँ। अनाज हमारे यहाँ पैदा होता है। एक टाइम नहीं खाते या दोनों टाइम ही नहीं एक खाते? टाइम शाम को। शाम को। तो शाम को उन्होंने कहा था तो शाम को चला रहा है। तो मैं इसको एक तरह से शास्त्रीय व्रत के रूप में इसको मान के करता हूँ, लेकिन वो कोई इसमें धार्मिक वो नहीं है। पर आप वो निभा रहे हो पूरा पूरा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आपको लग रहा था कि पंडित नेहरू की, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ एहसास था कि पंडित नेहरू के बाद अगले प्रधानमंत्री शास्त्री बनेंगे, कि हमारे घर से प्रधानमंत्री बनेंगे? मतलब उनका नाम तो था, 4-5 जो बड़े नेता थे उस समय के उनमें उनका नाम था,
और प्रमुख रूप से दिया जाता था। जैसे मोरारजी देसाई थे। अखबारों में, उस समय टेलीविजन था नहीं, और मैगजीन्स के माध्यम से। तो मोरारजी देसाई का नाम चलता था, इंदिरा गांधी का था, शास्त्री जी का, उस समय गुलजार नंदा थे, YB चौहान, कृष्णा मेनन, इनका 5-6 लोगों का नाम जो है लिया जाता था। एक किताब भी लिखी थी वेलेस हैंगन ने उस समय, मतलब पंडित जी के जीवन में ही, उनके जीवन के दौरान ही लिखी थी, आफ्टर नेहरू हु। हाँ, तो ये था, आफ्टर नेहरू हु में हेडलाइन भी थी अखबारों में। तो शास्त्री जी का भी नाम था। उन छह लोग थे। ओके। पंडित नेहरू का कैसा रिलेशन था शास्त्री बहुत जी से? अच्छा। वो तो शास्त्री जी तो अपने आप को उनका अनुयायी मानते थे। उत्तराधिकारी उनको पता लग गया था कि ये होंगे मेरे? पंडित जी ने कभी ऐसा इशारा तो किया नहीं, लेकिन ये सबको पता था कि शास्त्री जी पंडित नेहरू के चहेते हैं। अच्छा। और पंडित नेहरू उन पे पूरा विश्वास करते हैं, उनके पूरे विश्वास पात्र हैं जी। और इसीलिए वो उनको अपना ट्रबल शूटर भी बना लिया था। हाँ, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती थी, कश्मीर में हजरत बल की प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे उन्होंने भेज दिया, केरल में कुछ दिक्कत हुई तो वहाँ पे भेज वो दिया। कश्मीर वाला आप वो बताइए ना, कोर्ट का, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। भेजा, जनवरी 1964 की बात है। तो वहाँ पे हजरत बल में जो इनका बाल था मोहम्मद का, हाँ, वो कहते हैं। मिसप्लेस हो गया था। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उपद्रव होने की गुंजाइश थी। तो शास्त्री जी को लगा भाई जाओ लाल बहादुर तुम अपना कुछ करो। तो गए वहाँ पे, खैर बाल मिल गया। जाते समय जब पंडित जी ने कहा तुम जा रहे तो जनवरी का महीना है और बर्फ़ पड़ रही है, तो ये बताओ कि तुम्हारा गर्म कपड़ा कुछ है? तो उन्होंने कोट पहना था साधारण खादी का, ये है मेरे, पर्याप्त है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा। तो अपना उन्होंने एक कोट, ओवर कोट दिया और कहा पहना। कहते अच्छे, तुम्हें थोड़ा लंबा है? उन्होंने कहा नहीं अच्छे हो, बाद में उसको जो है देख लेना। तो वो पहन के वो गए। वो भी यहाँ पे एग्जिबिट में है हमारे संग। अच्छा, यहाँ वो पे कोट टंगा हुआ है, पंडित नेहरू का दिया हुआ कोट। अच्छा। फिर उसका साथी आया, वो कोट लौटाने गए। उन्होंने कहा नहीं इसको अपने हिसाब से इसको जो है इसमें ऑल्ट्रेशन करा लो, थोड़ा लंबा है, इसको छोटा करा लो, ठीक करा के तुम इसको रखो अपने पास। तो साथी जी ने वो कोट रखा, पहने भी। आखिरी जो उनकी जर्नी थी यात्रा ताशकंद, वहाँ पे पहन के गए थे। फोटोग्राफ में वही कोट है। और लौटने के बाद तो फिर वो कोट पड़ा था मेरी माँ के पास। जब ये स्मारक का उद्घाटन हुआ तो हमने वो कोट जो है दे दिया इनको। ओके, मैं उन बातों पे भी आऊँगा, ताशकंद वाली बात पे। उससे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा कि जब आप 15-16 साल के थे तो 3-4-5 मेजर घटनाएं हुई थी। एक तो आपके वो सेंट कोलंबस स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो वो चले गए थे, आपका वो PTM टाइप्स जो होता था, तो वो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए ऐसा हुआ था कि जब वो साथी हमेशा, उस समय PTM नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये था कि इट वाज एक्सपेक्टेड जो पेरेंट्स हैं वो रिपोर्ट कार्ड लेने वो आएंगे। उसी समय थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, कोई फॉर्मल पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी। अच्छा। तो लोग आते थे, कुछ अधिकांश लोग जो है अपने किसी को भेज देते थे। लेकिन साथी जी हमें मिनिस्टर के रूप में भी हमेशा वो आते थे और रिपोर्ट कार्ड। बल्कि 9th क्लास में मुझे याद है, एक मेरे क्लास टीचर थे DB रोज में, एंग्लो इंडियन थे। अच्छा। तो वो 2-3 लड़के जिनके पिताजी नहीं आते थे, तो कहते थे भाई क्यों नहीं आया? वो कहते साहब वो बिजी हैं ऑफिस में, ये वो। तो उन्होंने कहा भैया ये देखो मंत्री का बेटा है, होम मिनिस्टर थे उसमें, ये होम मिनिस्टर का बेटा है, होम मिनिस्टर यहाँ आ सकते हैं और तुम लोग वहाँ पिताजी नहीं आ सकते। तो इस तरह से मतलब वो लोगों को मतलब व्यंग, अच्छा, सार्काज्म क्या करते हैं, सरकास्टिकली क्या करते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो साथी जी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में आऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप कहाँ आएंगे वहाँ? उस समय कोई ज़्यादा सिक्योरिटी वूटी होती नहीं थी। बस साथी जी गए और वहाँ से उतरे और जैसे मतलब गेट से फर्स्ट फ्लोर पे था मेरा 11B क्लास। ब्रदर टाइनर मेरे क्लास टीचर थे, आयरिश थे वो। अच्छा, वो आयरिश थे। तो वो आए और ऊपर आ गए। तो ब्रदर टाइनर ने देखा कि अरे प्रधानमंत्री खड़े हैं। तो एकदम भागे भागे से आप क्यों? उन्होंने कहा मैं अनिल का
रिपोर्ट कार्ड लेने आया हूँ। मैंने कहा आप क्यों आ गए, आप किसी को भेज देते। कहने लगे ब्रदर टाइनर ऐसा लगता, अंग्रेजी में कहा, ब्रदर टाइनर ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन आप बदल गए हैं। मैं तो आ गया, जब मैं आता हूँ आप मुझसे कहें किसी को भेज देना। तो दूसरे पिताओं से भी, आप फादर से भी ऐसे ही कहते हैं कि आप किसी को भेज दीजिए। उनको तो बच्चों को डांट लगाते हैं कि फादर क्यों नहीं आए। जी 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 जी। तो ये था। तो साथी जी की खूबी थी कि वो बहुत सहज व्यक्ति थे, और वो उनको पहचान लोगों की बड़ी अच्छी थी। अच्छा। हाँ, और साथ में वो सबको साथ ले चलने की क्षमता थी उसमें, मतलब एक कलेक्टिव लीडरशिप। अच्छा, उसमें वो था। हाँ, वो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेते कि जो मैंने कर लिया फाइनल है। ओके। अब कभी कभी ऐसी इमरजेंसी, जैसे कि 1965 की लड़ाई, अब उसमें तो इतना समय नहीं था कि वो 4 लोगों से बात करते, हाँ, से वही बात वही। करते, या ऑपोजिशन के सीनियर लीडरों से बात करते। अटल जी वगैरह उस समय इनसे तो जूनियर थे, लेकिन पर भी वो लीडर ओपोजिशन में तो थे ही वो सारे। हाँ। तो साथी जी के बाद जब ये आए जी। तीनों चीफ, हाँ, आर्मी के, अर्जन सिंह जी और के, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया है छम सेक्टर में, और हम अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तो ये कश्मीर को हमसे अलग कर देंगे। उन्होंने कहा आप करिए, आप जो करना चाहे करिए, आप अटैक करिए, और ये करिए, आप लाहौर की तरफ बढ़िए, और लाहौर की तरफ बढ़ेंगे तो इनका सारा ध्यान जो है वो लाहौर को बचाने में लग जाएगा। और वही हुआ। लाहौर की तरह हमारी जो आर्मी है जब मार्च करना शुरू किया, तो वो सारी पूरा उनका जो शासन था जी जो पूरी सरकार थी जी। और उस समय के उनके राष्ट्रपति अयूब खान, उन्होंने कहा कि हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हाँ लाहौर अगर वहाँ से निकल गया। हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात है। वो फिर उन्होंने थोड़ा दूसरे एरिया में डाइल्यूट हो गया, वहाँ से उनकी लड़ाई जो है दूसरी जगहों से, कश्मीर से हट के लाहौर की तरफ। वहाँ पे फोकस्ड हो गए वो। तो अब उस समय इतना समय नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कैबिनेट ने इन्फॉर्म किया, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा कैबिनेट बुलाएं और ये करें, इसमें तो हाँ, डिसीजन ले। तब हाँ तक तो वो आ जाते हैं यहाँ, हाँ, श्रीनगर पहुँच जाते हैं। ये भी है। सर, मैं इन दोनों चीज़ों पे आऊँगा, उससे पहले मैं 2-3 आपके किस्से जो हैं आपके यंग और कॉलेज लाइफ के, वो इनमें बात करना चाहूँगा। सेंट स्टीफन्स में आपने रिपोर्ट कार्ड में लिखा कि 10 जनपद मेरा एड्रेस है। रिपोर्ट करनी अपने एप्लीकेशन, हाँ, पार्डन एप्लीकेशन में मैंने ये लिखा था कि मेरे अपना नाम अनिल कुमार लिखा था, शास्त्री जी का नाम मैंने LB शास्त्री कर दिया था, पूरा नहीं लिखा था। एड्रेस तो देना ही था, 10 जनपद दे दिया, PM हाउस नहीं लिखा, 10 जनपद। अच्छा। और बस इस तरह मैं गया अंदर, और ऑक्यूपेशन में मैं लिखा था गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, फादर गवर्नमेंट सर्विस, हाँ। हम्म तो वहाँ पहुँचे थे, रॉबर्ट करके थे वहाँ पे, तो जो फॉर्म ले रहे थे, उस समय तो ये सब था नहीं ऑनलाइन वगैरह, तो फर्स्ट नहीं जाके देते थे, तो ले रहे थे। तो उस पर उसने कहा कि अनिल कम भाई, यू रिटर्न LB गवर्नमेंट सर्विस, और एड्रेस 10 जनपद, तो 10 जनपद तो प्राइम मिनिस्टर हाउस है। मैंने कहा जी इट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सर्विस में तो क्या मतलब, प्राइम मिनिस्टर के वो सेक्रेटरी हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या है? मैंने कहा सर वेल, अरे इसमें शर्माने की बात क्या है, हर एक आदमी काम करता है, मैं भी कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं तो कहीं नौकरी कर रहे होंगे, तुम्हारे पिताजी अगर प्राइम मिनिस्टर हो, सिक्योरिटी भी होंगे, तो कौन सी बड़ी बात है, तो क्या करते हैं, क्या है? तो मैंने कहा सर ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो खड़े हो गए। अच्छा। और खड़े होकर जाके मुझे प्रिंसिपल से मिलवाया। अच्छा। तो प्रिंसिपल से मिलवाया, तो उसके बाद मैं आके मैंने रात में बताया अपने पिताजी को। उन्होंने कहा पहली बात तो ठीक थी कि तुमने जो किया, और वो उन्होंने ताज्जुब किया, अच्छी बात है, लेकिन प्रिंसिपल के पास वो ले गए, वो गलत था। अच्छा। बाकी किसी बच्चों को ले गए, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो गलत था। वो तो शौक हो गए होंगे पूरा का पूरा तो कि भाई उन्होंने प्राइम कहा मिनिस्टर कि का लड़का। प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा हमेशा जीवन में याद रखना कि सब बराबर हैं, किसी भी कॉलेज में हर एक विद्यार्थी बराबर है, चाहे वो चपरासी का बच्चा हो चाहे प्रधानमंत्री का, वो भी छात्र है, तुम भी छात्र हो। कभी ये मत किसी को एहसास होने देना कि तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो। ओके। तो लोगों को तो पता था, रैगिंग भी मेरी होती थी, ज़्यादा होती थी क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का बच्चा था।
अच्छा सभी जो है वो कहते थे भाई कहाँ है स्वाति सन, अच्छा प्राइम मिनिस्टर सन। तो ये था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर, घर में बताते हुए प्राइम मिनिस्टर के बेटे को रैक किया। अच्छा हाँ वही खिलवाड़ का जैसे रैगिंग। हाँ हाँ, वो एक प्राउड मोमेंट होता हाँ है। तो वो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं दिखाया। मेरे साथ एक सिक्योरिटी वाला जाता था ठाकुर, उसको मैं बाहर गाड़ी में छोड़ देता था। मैं तुम अंदर मत चलो, मैं साथ साथ चलोगे तो फिर पिताजी जो कहते हैं, साथी जी कहते हैं कि समानता होनी चाहिए, तो कैसे रहेगा। ये भी है। दूसरे बच्चों के साथ तो कोई सिक्योरिटी नहीं, हमारे साथ है। तो फिर वो वहाँ पे उन्होंने फिर जाना छोड़ दिया, तो बाहर ही खड़ा होता था। ओके, और एक पैर छूने का भी क्या किस्सा था, वो भी बताइए थोड़ा। वो ऐसा था कि हम, जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सब, हमारे देश में खाते हो सब, हम लोग की हिंदू परिवारों में और सिख में भी बड़ों का पैर छुआ जाता है कुछ खास मौक़ों पर। अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आशीर्वाद लेते हैं, इम्तहान देने जा रहे हैं तो आशीर्वाद लेके जाते हैं जी। आप अगर शहर से बाहर जा रहे हैं तो पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, या कोई त्यौहार है त्यौहार के दिन देते हैं। अब जैसे मेरी बहुएं 3 बहुएं तो रोज़ सुबह मेरा पैर छूती हैं, अच्छा मेरा और मेरी पत्नी का। तो रोज़ नहीं, लेकिन ऐसे मौके पे पैर हम लोग छुआ करते थे। तो साथी जी ने एक दिन रात में मुझे बुलवाया और उन्होंने कहा नहीं, मैंने देखा है कि आप ठीक से पैर नहीं छूते जैसे छूना चाहिए। मैंने क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपके हाथ जो हैं वो घुटनों, वो आप करके बात करते थे थोड़ा सा। अच्छा, तुम नहीं बोलते थे बच्चे? नहीं, जब थोड़ा नाराज से होते थे। अच्छा, नाराज होते थे। हाँ, तो कभी उन्होंने डांटा या पीटा तो नहीं, तो मुझे तो बस यही पता है उनका गुस्सा। तो उन्होंने कहा कि अनिल, आपके हाथ पैर तक नहीं जाते हैं, घुटनों तक जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो आपने गलत देखा होगा, मेरे तो ठीक है, मेरे तो हाथ ठीक पैर तक जाते हैं। और मेरे भाई छोटे हैं सुनील, वो ठीक से नहीं छूते होंगे, आपके देखने में गलती रही। तो वो और कोई पिता होता तो डांट देता, तमाचा भी लगा देता। उन्होंने कहा कि मैं खड़े हुए, मैं खड़ा हुआ, उन्होंने बड़े आदर सम्मान के साथ मेरे पैर छू लिए। अब मैं अच्छा। फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आपने कुछ नहीं कहा, मुझे तमाचा लगाते थे तो मैं नहीं रोता, लेकिन आपने इतनी बड़ी मुझे सज़ा दे दी। मैं 16 वर्ष का हूँ और आपने मेरे पैर छू लिए, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब जब भी मैं जीवन में किसी का भी पैर छूँगा तो मेरे हाथ पैर तक जाएंगे। तो ये उनका एक बड़प्पन था और एक महानता थी। और उसके बाद जो है उस बात को मैंने सीखा, वही चीज़ मैंने अपने बच्चों को भी सिखलाई है। मेरे बच्चे भी सब ठीक से प्रणाम करते हैं। और आपने लाइसेंस भी तो 16 साल की उम्र में बनवा लिया था। हाँ, वो तो मैं शेरवानी की थी मैंने इसी जी घर में। जी। एक कैलाश नारायण हुआ करते थे साथी जी के सचिव। तो प्रधानमंत्री के 2-3-4 सचिव होते हैं, तो एक वो थे। तो वो यही प्रधानमंत्री निवास में ही उनकी ड्यूटी थी। तो मैंने कहा कि कैलाश बाबू, वो ऐसा है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस करवा दीजिए, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग आती है। उन्होंने कहा आती है आपको? आती है, आप ट्रायल ले लीजिए। मैं कहा नहीं, ट्रायल कोई नहीं। 1-1.5 घंटे में लाइसेंस आ गया। अच्छा। और मैं बड़ा खुश कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। और ज़्यादा खुश थी इस बात की कि मैं 18 वर्ष का नहीं हूँ, उसके बावजूद लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस मिल गया। क्या बात है। तो मैंने तुरंत क्या किया कि रात में साथी को दिखाया था कि बड़े खुश होंगे। मैंने कहा देखिए, बड़े गंभीर हो। तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल हैप्पी तो। मैंने कहा नहीं, हैप्पी की बात नहीं है, मुझे दुख है, वेरी सैड। मैंने तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रांगण में उनके अपने बेटे ने देश के कानून का उल्लंघन किया है। और मैं तो हर रोज जनता से कहता हूँ कि भाई कानून का पालन करना चाहिए, और मेरे बेटे ने ऐसा किया है, इससे बड़ा दुख मुझसे नहीं हो सकता है। ओके ओके ओके, ये है मेरे फिर आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद तो ऐसा बता दिया। उसके बाद मैंने तय किया कि मेरे बच्चे जो हैं तो 18 वर्ष के होंगे, उसके बाद ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाएंगे। अच्छा अच्छा। तो एक उनका इस तरह से बच्चों को परवरिश करनी चाहिए उनकी।
पालन पोषण कैसा होना चाहिए, वो एक उनका अपना तरीका था, ओके और ओके मैं समझता हूँ जो तरीका उन्होंने अपनाया बड़ा सफल था। सर, अब बात करते हैं वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो बाहर का मीडिया भी, यहाँ के लीडर्स भी उनको इस तरीके से समझते थे कि ये बड़े कमजोर प्रधानमंत्री हैं शुरू शुरू में। शुरू में स्टार्टिंग में। तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि मैं हाइट में छोटा हो सकता हूँ पर मैं बड़ा डिटरमिन्ड हूँ, मेरा बड़ा दृढ़ निश्चय है। हाँ और एक बात का जिक्र आता है कि एक बार वो अपनी गाड़ी से ड्राइव कर रहे थे तो उनकी गाड़ी के आगे आके कुत्ते की डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ था। और वो डेथ होने के बाद उन के ड्राइवर वगैरह ने बताया कि इस कुत्ते की डेथ क्यों हो गई, उनसे पूछा उन्होंने, शास्त्री जी ने, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब जल्दबाजी में था या इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में नहीं था, ये डिसीजन नहीं ले पाया बीच रोड में आगे कि मेरे को क्या करना है, इस साइड जाना है उस साइड जाना है। तो वो जो मेजर डिसीजन था उनका, जिसका आपने जिक्र किया 1965 के वॉर में अलग अलग फ्रंट्स को खोल देना, वो अयूब खान के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर दी थी उस चीज ने। नहीं, बहुत मुश्किल किया, उसके वजह से ही हम जीते। अगर हमने फ्रंट्स और नहीं खोले होते, सियालकोट वगैरह भी खोला, सब अगर नहीं किया होता तब तो दिक्कत, तो उनका सारा जो पूरी फोर्स जो है केंद्रित रहती एक ही जगह पे, कश्मीर पे, और कश्मीर वो ले लेते, श्रीनगर पहुंच जाते तो कैप्चर, वहाँ झंडा लगा देते। तो झंडा लग गया कि उसको आज़ाद को डिक्लेयर कर देते और रिकग्नाइज कर लेते जी। जैसे बांग्लादेश में हुआ कि बांग्लादेश हमारी फौजें बढ़ी, और फौज बढ़ के कि वो यहाँ से वो जा नहीं सकते थे। आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो तो वहाँ जो थी वो वही थी, यहाँ से तो रास्ता ये ब्लॉक किया हुआ था, हम लोग ऊपर से अलाउड नहीं किया, तो उनको घूम के आना पड़ रहा था उधर श्रीलंका से, तो इतना टाइम नहीं था। हमारी फौजें बढ़ी और वहाँ जाके वो उनके जनरल न्याजी थे, हमारे जनरल अरोड़ा थे, और जाके वहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया और बांग्लादेश का झंडा फहराया गया, और इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री थी जिसने उसको जो है बांग्लादेश को एक्सेप्ट करा, मतलब रिकग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज किया। इंडिपेंडेंट। इसमें सर अयूब खान ने तब ये भी कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो टहलते वहलते दिल्ली तक आ जाएंगे। अयूब खान नहीं, उसने भुट्टो ने कहा। अच्छा, भुट्टो ने उसको वो क्या कहा था कि ऐसा है कि हम तो टहलते टहलते दिल्ली पहुंच जाएंगे और शाम को चाय पियेंगे वहाँ। अच्छा। तो साथी जी ने तो लाहौर तक हमारी बनी थी, तो रामजा ग्राउंड में कहा था कि वो कहते हैं भुट्टो साहब कि वो टहलते टहलते दिल्ली आ जाएंगे, तो वो तो नहीं आ पाए, हम लाहौर पहुंच गए टहलते टहलते। क्या बात है, कितनी ग्रेट स्टेटमेंट थी अपने आप में, बड़ी सादगी के साथ में। अच्छा, इसके बाद की जो सिचुएशन चेंज हुई, तो यहाँ के जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जिसमें से एक उनके फिनांस मिनिस्टर और एक उनके इंदिरा गांधी भी, ये वो थे जो उनकी लीडरशिप को उतना नहीं मान पा रहे थे अभी तक। तो फिनांस मिनिस्टर ने रिजाइन किया क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का करप्शन का जहाज था। और दूसरा बात ये थी कि इंदिरा गांधी भी रिजाइन करने वाली थी और वो इस बात को मान गई थी कि वो लंदन में हाई कमिश्नर हो जाएंगी। देखिए, इसकी जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि घर पे कोई वैसी बात हुई नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है कि इंदिरा जी और साथी जी के संबंध अच्छे थे। कभी इंदिरा जी काफ़ी राय बात उनसे लेती थी, और एक चीज़ ये समझने वाली है कि पंडित नेहरू के अगर ये चाहते थे, तो इंदिरा गांधी अगर ना चाहती तो ये कभी चाहते हो नहीं सकते थे। अच्छा, ऐसा था। हाँ, इंदिरा गांधी भी तो कांग्रेस अध्यक्ष रही, तो उन्होंने हमेशा साथी को महत्व दिया, और साथी जिस तरह से पॉलिटिकली आगे बढ़ते गए, दूसरों को से बराबर के लोगों से आगे बढ़ते गए, तो ये अगर इंदिरा गांधी चाहती या ये ना चाहती तो वो पंडित नेहरू पे, अपने पिता पे शी कुड हैव प्रिवेल्ड अपॉन कि भाई आप इनको मत बढ़ाइए। तो ऐसा नहीं है, साथी जी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट विचारधारा के व्यक्ति थे। हो सकता है किसी मामले पे इंदिरा जी से कभी कुछ मतभेद हुआ हो, लेकिन कोई व्यक्तिगत मतभेद तो उस समय होता नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकल होता था वो, मतलब नीति पे या पॉलिसी मैटर पे, तो वो हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन ऐसे तो कभी मैंने देखा नहीं या सुना भी नहीं। एक जो है वो पत्रकार थे इंदर मल्होत्रा, वो उन्होंने अपनी किताब में ज़रूर लिखा है
लेकिन जो उन्होंने लिखा है मुझे उस पर विश्वास होता नहीं है। अच्छा, हाँ आपका अलग ओपिनियन। हाँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सर वो जब ये सीज फायर की घोषणा के बाद, अच्छा, फिर शाती जी कभी आके कई बातें मेरी माँ से करते थे तो हम लोग भी सुन लेते थे, खेलते उलते रहते थे तो सुनाई पड़ जाता था। तो जैसे इस्तीफा देने वाले थे तो माँ को आगे बताया कि मैं करने जा रहा हूँ, तो हमको भी पता चल गया। लेकिन वहाँ पर कभी ये सुनने को नहीं मिला इतने सालों में कि इंदिरा जी से आज मेरा आर्गुमेंट हुआ या इंदिरा जी मुझे पसंद नहीं करती हैं, इंदिरा जी से खतरा है। अच्छा इस तरीके की कभी वैसे इंदिरा जी के बारे में कभी बात तो हुई नहीं। अच्छा, कभी हुई नहीं। नहीं, मतलब मैंने घर में नहीं सुनी। अच्छा, आपने घर में कभी ऐसा नहीं। ओके। और धवन जी थे उनके जो खास, अब तो नहीं रहे। धवन जी मुझसे कहते हैं कि साथी जी प्राइम मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा जी के घर चले जाते थे। हाँ, वो इतने साधारण तो थे ही, सादगी उनमें थी इस तरीके की। सर मैं अब आपको जो आखिरी घटना थी ताशकंद की, सर उसके बारे में बताइए। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। जब वो ताशकंद गए और वहां से वापस सिर्फ उनकी डेड बॉडी आई। देखिए, इसमें तो एक फिल्म आई थी ताशकंद फाइल्स। हाँ, अभी वो अग्निहोत्री ने जो बनाई थी। हाँ, फिल्म आई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि 70% उसमें सब सही है। अच्छा। कुछ बातें हैं जो शायद सही ना हो, जो मेरे हिसाब से, और लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से लोगों के मन में आज तक संदेह है परिवार के सदस्यों को लेकर। जैसे पहली बात कि जितने भी इंडियन डेलीगेशन और पाकिस्तानी डेलीगेशन के जो मेंबर्स थे उनको वहाँ पे ताशकंद होटल में ठहराया गया। साथ ही को 15 किलोमीटर दूर एक विला में उनको ठहराया गया। इनके साथ जो सिक्योरिटी वाले गए थे, मिस्टर कपूर, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। तो उस पर वहाँ पे जो हमारे दूतावास था वहाँ पे, उन लोगों ने कहा कि भाई हमने इसलिए किया कि साथी जी वेजिटेरियन हैं और सिंपल व्यक्ति हैं, वहाँ पे शोर शराबा होगा, लोग शराब पियेंगे, ये है वो है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे, इसलिए हम लोग का अलग कर दिया। फिर वहाँ विला में ना कोई एम्बुलेंस, ना कोई फर्स्ट एड, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर जी। उनके कमरे में घंटी नहीं। हाँ, उनके कमरे में टेलीफोन नहीं। बिल्कुल। तो उनकी जब तबीयत खराब हुई तो वो खुद उठ के गए डॉक्टर के पास। अच्छा। उनके साथ एक जूनियर डॉक्टर यहाँ से जो RML उस समय विलिंगडन हॉस्पिटल हुआ करता था, हाँ। इससे साथ में गए थे वो डॉक्टर चुग, वहाँ तक उनको जाके देना पड़ा। अब उन्होंने इंजेक्शन दिया, कौन सा इंजेक्शन था क्या था कुछ पता नहीं। फिर जिस थर्मस में उन्होंने दूध पिया वो थर्मस का पता नहीं आया नहीं। एक उनकी डायरी हुआ करती थी, वो डायरी भी वापस नहीं आई। मेरी माँ ने कई बार पूछा। चेहरे पे उनका जो है नीला था, वो तो एक बार हम लोगों ने कई हार्ट स्पेशलिस्ट से बात किया कि कभी अगर बहुत हार्ट अटैक से अगर डेथ होती है और हार्ट अटैक में बहुत तेज दर्द होता है तो उस दर्द से चेहरा नीला हो सकता है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उनके टेम्पल्स पे सफ़ेद धब्बे थे, निशान थे। जो फोटोग्राफ में भी आप देखेंगे। तो कहने लगे वो इस तरह का धब्बा तो कभी हमने किसी भी केस में नहीं देखा। ये तभी होता है कि अगर कोई स्नेक बाइट हो, जहरीला सांप काटे, या फिर कोई पॉइजनस पदार्थ, कोई पॉइजनस मटेरियल शरीर में जाए, तब होता है ब्रेन को अटैक करता है, ब्रेन हैमरेज। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल सबको हुआ। मेरी माँ को तो क्या कोई डाउट हो, तो वो तो आखिरी दम तक कहती थी कि उनकी हत्या हुई। लेकिन अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझता हूँ, तो मैं तो दोनों कहता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये मेरा भी सवाल है कि ये सब बातों का जो मैंने बताई अभी आपको, इसका उत्तर कहाँ है, उत्तर कैसे मिलता? या तो जब वो आए पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पोस्टमार्टम से पता चल जाता। दूसरा ये था कि उसी समय इंक्वायरी हो जाती संसाधक में, उस इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सन 77 में जब जनता पार्टी सरकार आई तो उन्होंने एक कमीशन बनाया था
राजनारायण कमेटी। हाँ, तो उसमें वो पता नहीं कहाँ है, वो अब मिल भी नहीं रही है। फिर आरटीआई में 2 बार, एक बार मनमोहन सिंह, एक बार नरेंद्र मोदी के समय में पीएमओ से पूछा, कहा कि ये जो साथी जी के निधन से, मौत से संबंधित दस्तावेज हैं, उनका खुलासा होना चाहिए, उनको डिक्लेसिफाई करना चाहिए। डिक्लेसिफाई कर दीजिए आप, इसको डिक्लेसिफाई। सुभाष चंद्र बोस का किया, इसको भी कर दीजिए। तो उनको दोनों बार यही जवाब दिया कि हम जो है उसको हम नहीं डिक्लेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे एक मित्र देश से संबंध खराब हो जाएंगे और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये दोनों ये और ताजु होता तो बिल्कुल क्लियर हो गया फिर। तो क्लियर स्टेटमेंट है कॉन्स्पिरेसी की। कि भाई कुछ है जरूर इसमें कहीं ना कहीं। अच्छा, फिर सीआईए ने तो कही है, वो टास्कन फाइल में भी सीआईए ने भी कहा है कि ये जो है मर्डर था। जब 78 में गवाही देने गए थे मिस्टर चुग, जो मेडिकल ऑफिसर थे, और उनके नौकर, तो जब गवाही देने जा रहे थे दोनों का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो तो पूरे परिवार, उनकी पत्नी का भी हो गया, यहाँ रिंग रोड पे वो ट्रक ने मार दिया। फिर जो रामनाथ उनका अटेंडेंट था, वो तो चश्मदीन गवाह था, उसका यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वो बच गया। अच्छा। और काफ़ी हालत खराब थी, बच गया। पैर उसके चले गए थे, व्हील चेयर पे था, व्हील चेयर पे जाता था वो साइकिल होती है ना, वो वाली साइकिल, तो वो हाथ से चला के जाता। सेकंड टाइम उसको फिर उस पर भी मार दिया, तो उसमें मर गया, वो डेथ हो गई रामनाथ। जब उनकी डेड बॉडी आई, तब आप लोगों ने, फैमिली ने नहीं कहा कि इनकी कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए? हम लोग उस पंडित से मिले कि मैंने बताया, मैं तो 70 वर्ष का था, साढ़े 70 वर्ष का, और मेरे दोनों छोटे भाई, इनमें इतना उस समय मतलब इतनी समझ नहीं थी। हरी भाई भी हालत में खराब थी, अकेले लड़के, वो भी, अगर मैं 70 का तो वो 27 के थे, 10 साल बड़े। और एक ऐसी अचानक हुआ तो इस तरह की दर्दनाक घटना कि वो कुछ करने का कुछ मन नहीं कर रहा था किसी को, और मेरी माँ की हालत थी नहीं, तो कोई परिवार में ऐसा सदस्य नहीं था जो बुजुर्ग और समझदार हो, जो कोई इस तरह का फैसला ले पाता। ओके, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पोस्टमार्टम, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परंपरा है कि अगर किसी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का निधन होता है विदेश में, तो उसी कंट्री में ही उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अच्छा। हमारी सरकार रिक्वेस्ट कर सकती थी कि हमारे वहाँ पे एम्बेसी रिक्वेस्ट कर सकती थी कि आप यहाँ पोस्टमार्टम करा लीजिए, क्योंकि देश में लाने के बाद अगर बॉडी को का करते हैं तो उस देश के लिए वो थोड़ी सी इंसल्टिंग है कि भाई हमारे देश में हुआ, आप हम पे शक कर रहे हैं, तो उनको ही कह देते तो कर देते। ऐसे सुनने में आया कि उन्होंने शायद पोस्टमार्टम के लिए पूछा था, लेकिन हमारे एम्बेसडर ने मना कर दिया। अच्छा, हमारे एम्बेसडर ने मना कर दिया? रशियन ने कहा था हम पोस्टमार्टम कर। पूछा किसने था? रशियन कोई ऑफिसर थे। हाँ, उज्बेकिस्तान में। हाँ, अब तो उज्बेकिस्तान है, उस समय तो रशिया था। हाँ, यूएसएसआर था ये पूरा का पूरा। कुलदीप नैयर साथ गए थे उनके, आपकी कभी बात नहीं हुई? कुलदीप नैयर तो कहते हैं, कहा है उन्होंने, वो करण थापा से भी इंटरव्यू में कहा कि मुझसे उन्होंने कहा, एम्बेसडर ने, कि आप इंडिया जाएंगे तो आप ये कहिएगा कि नेचुरल डेथ हुई है। अच्छा, ये कहा? ओह माय गॉड। राजनारायण कमेटी से आप मिले नहीं कभी? नहीं, मैं तो कभी बात नहीं हुई ऑफ द कफ या इस मैं तो आई वाज नॉट इवन हियर, मैं तो वोल्टास में नौकरी करता था उसमें, इंदौर में। कभी ऐसा कोई, मतलब मैं समझ सकता हूँ आपकी लिमिटेशन और कॉन्स्टेंट्स कैमरा के ऊपर, पर कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि उस कमेटी का कोई सदस्य आप तक बात करने की कोशिश करी हो, या आप मदर के पास आए होंगे, लेकिन हम लोग थे नहीं। मैंने बताया, मैं तो सन 77 में, तो मैं वही 28-29 का था, और अपने पत्नी और बच्चों के साथ, मेरे 2 बच्चे थे उस समय, आप तो 3 हैं, तो वहाँ इंदौर में पोस्टेड थे, शुरू नौकरी शुरू की थी उसमें। अच्छा। तो लास्ट बात आपकी हुई थी किससे? शास्त्री जी से? आपकी मदर जो थी, जब फोन किया था? हाँ, वो हुई थी फोन पर बात। वो क्या था? बस उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ और कल काबुल पहुँचूंगा, तो वो जहाज से कुछ लोग अफसर आ रहे हैं, तो कुछ अखबार वहाँ के भेज देना, दैट्स ऑल, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में आया कि तबीयत खराब है, फिर तीसरा फ़ोन आया, उसमें उनका निधन हो गया।
वो कनेक्ट नहीं हो पाया, उसने बताया, अच्छा, एक टेलीफोन ऑपरेटर। कितने बजे बाद के में आसपास आया था वो? ये करीब 1:15 और 1:35 पे शायद उनकी डेथ हुई है। अच्छा, 1:35 पे। 35-1:40 ऐसे में हुई है। तो बस तो वो एक बार 1:15 पे आया, फिर 1:30 बजे 1:40 डेथ का। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जो पहला फोन आया था तब तो ये बात थी कि अम्मा आप बात नहीं करेंगी, आपसे नाराज हैं, आपने कश्मीर का नहीं कुछ नहीं, ये सब नॉनसेंस, देयर वाज नो सच थिंग, सब बात होती हुई। अच्छा। मगर को सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम्म जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ हुआ ये था हम्म कि ऑपरेटर हम्म। जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। अच्छा तो ऑपरेटर ने बताया कि शास्त्री जी का, प्राइम मिनिस्टर का निधन हो गया, और रोने लगी। अच्छा, वो रोने लगी ये बोल के। तो फिर वो हरि भाई थे फोन पे। अच्छा, जब डेड बॉडी आई उनको आपने देखा तब आपको कुछ इस तरीके का? अच्छा, ताज्जुब हुआ, एयरपोर्ट पे देखा कि वो डार्क क्यों हो गया ऐसे थोड़ा सा। अच्छा, जैसे मुगलों में एक परंपरा रही है कि इमीडिएट जो उनको खतरा लगता था, जो भी इंसान, उनको वो मरवा देते थे, जो भी बादशाह थे। क्या ऐसा आपको कोई लगता था नहीं, हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में अगर किसी ने किया, पहली बात तो मैं श्योर नहीं हूँ, हम्म लेकिन अगर किसी ने किया तो ये हमारे देश के कुछ लोगों ने कर सकते हैं। क्योंकि एक और इसमें था, खुशवंत सिंह थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में, हम्म जो पुराने ज़माने में, वो हम्म मिल नहीं रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद पढ़ा था। उसमें इसमें लिखा था कि धर्म तेजा एक शिपिंग टाइकून थे, हम्म वो उन दिनों वहीं ताशकंद में थे। तो वो पूछा उसने कि धर्म तेजा वहाँ क्या कर रहे थे। दूसरी बात ये थी कि धर्म तेजा और कुछ लोग, कोई फाइल गई थी कोई स्कैम को लेकर साथी जी के पास, तो उस पर उन्होंने कहा पुट अप ऑन माई रिटर्न। तो वो अच्छा स्कैम में कुछ लोग थे इन्वॉल्व, तो वो भी हो सकता है, वही चांस ज़्यादा लग रहा है। अच्छा। पाकिस्तान करेगा नहीं, रूस में तो उसकी कैसे करेगा, वो घुस ही नहीं सकते वो लोग। तो वो एक देश। रूस का कोई मतलब इसलिए नहीं कि रूस क्यों करेगा अपने देश में, क्यों ला के अपनी बदनामी क्यों करेगा। अमेरिका, अमेरिका का वो तो क्रॉली कह रहा है, तो हो सकता है उनको सच्चाई हो। क्योंकि अमेरिका का तो उन्होंने मना किया अमेरिका था। का तो वो तो प्रॉब्लम होगी कि उनको लगा होगा ये बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है, इसको ठिकाने करो। आपको कौन से देश पे शक है? नहीं, मुझे तो इन पे ज़्यादा है, हमारे इंडियंस। इंडियंस पे कौन से लोगों में? नहीं, अभी पता नहीं अभी कौन कौन थे, कुछ फाइल तो वो तो पुट अप करके लिख दिया था उन्होंने, उसके बाद तो आई नहीं फाइल। जो बिजनेस टाइकून थे वो? हाँ, मतलब वो तो खुशवंत सिंह ने लिखा है, हम्म लेकिन जो ये था कि फाइल वहाँ पे स्कैम की गई थी, हम्म। और उन्होंने कहा था कि आई आई डील विद इट ऑन माई रिटर्न, पुट अप ऑन माई रिटर्न। ओके। तो वो तो आई नहीं ना फिर। जनरल अयूब जब उनकी डेड बॉडी के पास गए, कुछ बात कही थी उन्होंने? पता नहीं इसके बारे में। हियर लाइज द मैन। हाँ, वो सब कुछ कहा था, मुझे एकदम याद नहीं है। वो इनका मेरा मतलब ये था कि एक ऐसा व्यक्ति इस समय है जो वाकई दिल से चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाए। आपकी बात नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह या जनता दल में भी किसी प्राइम मिनिस्टर से वो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने के लिए? नहीं, वो आरटीआई में ही चला गया, तो देख रहा उन्होंने जवाब दिया, तो मुझे भी जवाब देते। ऑफ द कफ कभी ऐसा नहीं हुआ? ना ना। कभी भी नहीं? तो एक ये आपके दिल में है, मतलब पूरे देश के दिल में है ये दर्द कि वो सच्चाई नहीं जान पा रहे। तो कुछ और आप कुछ किसी रूट के थ्रू कुछ ऐसा? और कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख सकते हैं, लिख देंगे थोड़ी देर में, हम्म। वही लिखेंगे डिक्लेरिफाई करने के लिए। तो इवन प्राइम मिनिस्टर ने तो एक बार शायद कहा भी है कि या मुझे ध्यान नहीं है कहा है या नहीं, कि या किसी उनके ऑफिसर ने कहा है कि उन सीईसी ने कहा था, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है, कि आप इनको पब्लिक करिए। वहाँ कहीं नहीं, कभी इसने अनुधर है आरटीआई एक्टिविस्ट, उसने 2009 में किया था? हाँ ओके। 2000 नहीं, उनके टाइम में 9 फिर बाद में मनमोहन सिंह में भी किया, हम्म। 2 बार किया। ओके। तो सर वो कितना बुरा वक्त था आप लोगों के लिए? बुरा तो था, मतलब कुछ साथी जी डाइट पेनलेस, हम्म तो मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। हम्म उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता था, मैं हम्म बाहर भी मेरा एडमिशन हो गया था, हम्म पर मेरी माँ ने कहा कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, हम्म। तो तुम नौकरी ढूंढ लो। तो अच्छा। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने नौकरी ढूंढी, फिर वोल्टास में मैंने नौकरी करी,
मेरा छोटा भाई जो स्कूल पास किया तो उसको भी कहा कि मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी तुम्हें, तो उसने फिर बैंक में नौकरी किया 16 साल की उम्र में। ओके। 16 साल की उम्र में उस कैश में उसको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया खान मार्केट बैंक में उसको बैठा दिया, ओके। वहाँ किया। सबसे छोटा अशोक वो स्कूल से बस पास ही हुआ था, तो उसने उसको फिर वहाँ भेज दिया बिट्स पिलानी, हाँ, बिट्स पिलानी, हाँ हाँ। वहाँ से उसने बीबीए किया। उसके बाद हम लोग तो सब सेल्फ मेड हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमने 3-4 कंपनी में अप्लाई किया तो वोल्टास में लग गई नौकरी। तो वोल्टास ज्वाइन किया, बॉम्बे रहे, बॉम्बे से दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर वगैरह सब रहे। कामराज ने शायद नैयर साहब से पूछा था कि उनकी फैमिली के पास कुछ है या नहीं है, तो उन्होंने कहा उनके पास कुछ नहीं है। उसके बाद आपकी मदर को उन्होंने हाँ, मकान लिया। पूरा घर दिया, पेंशन दिया, ये सारा का सारा। सर, वॉर के जस्ट बाद में वो इलाहाबाद के बिल्कुल पास में 10-12 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाके उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो बताइए आप। उर्वा गांव है। कौन सा, पार्डन? उर्वा। उर्वा। वहाँ वो इलाहाबाद उनकी कंस्टिट्यूंसी थी, हम्म। तो उसी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर उन्होंने भाषण दिया था 1965 की लड़ाई के दौरान। तो वहाँ पे उन्होंने ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था कि ये नारा जो है उसके बाद अब तो सारे देश में आज भी गूंजता है, बिल्कुल और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, बल्कि ज़्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये भी है। और सब लोग उसका, यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस नारे को पिछले लाल किले की प्राचीर से जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री को नारा जय जवान जय किसान, और जय विज्ञान उस पर जुड़ा, अनुसंधान। जय अनुसंधान कर दिया। जी। वो सुनने में आता है कि वहां पे बहुत भीड़ थी और बड़े जोश में आ गए थे ये नारा जब उन्होंने दिया। ये तो हर जगह थी। लड़ाई के बाद तो वो उसको कहना चाहिए ना, जैसे एक हीरो बन गए थे पूरा। हीरो से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, मैंने देखा था कि वो तो इतने ज़्यादा लोकप्रिय तो मैंने देखा नहीं किसी नेता को, क्योंकि एक बार दिवाली के दिन मैंने कहा कि चलिए जरा सड़क पे, वो टहलने का बड़ा शौकीन थे, तो क्या चलें, तो वो पर यहाँ से 12 जनपद जहाँ आजकल कोविंद जी रहते हैं, हाँ, ये अगला ही तो है बिल्कुल। बस वहाँ तक भी चल नहीं पाए क्योंकि सारी रास्ते में ट्रैफिक रुक गई, बसें रुक गई, सब उनको देखने के लिए। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जब शहीद पिक्चर आई थी तो उसके प्रीमियर में वो गए थे, मनोज कुमार की। अच्छा, मनोज कुमार की। हाँ, मनोज कुमार को उन्होंने बोला भी था ना फिल्म बनाने के लिए। तो वो जब गए थे वहाँ पे, तो मैं देख रहा था कनॉट प्लेस में, पीछे मेरी गाड़ी थी, कनॉट प्लेस ऊपर से चारों से सब लोग भीड़ लगाए हुए देख रहे थे। तो मैंने समझा ये मनोज कुमार, कामिनी कौशल को देखने आया, अच्छा। लेकिन वो साथी जी को देखने आए थे। और मुझे तब पता चला जबकि वहाँ जो भीड़ आई तो मैं ये समझा प्लाजा सिनेमा भीड़ जो है ये मनोज कुमार के लिए, लेकिन भीड़ ने जो धक्का दिया मनोज कुमार को साथी जी से मिलने के लिए, तब मुझे लगा ये सारी पब्लिक साथी जी से मिलने आई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्यों प्रीमियर के लिए थोड़ी ना, प्रीमियर के लिए इतनी भीड़ थोड़ी आएगी। ये भी है, नहीं वो इतना फेमस हो गए थे और वो पूरा का पूरा। सर, इसी तालियां बजती थी जब वो की न्यूज डील में आती थी, तालियां बजती। अच्छा, रेडियो में भी जब सुनते थे तो भी? नहीं, सामने मूवी में देखा है। अच्छा, मूवी में कि वो जब आते थे तो इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार लोगों हाँ, बहुत। का उनके प्रति था। सर, आप डायनेस्ट पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में मेरा तो उसमें कोई मैं तो इसका कोई विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सभी के, डॉक्टर का बच्चा भी डॉक्टर बनता है, वकील का बच्चा वकील बनता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस, तो हम पॉलिटिशियन के बच्चों को पे क्यों प्रतिबंध लगा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि उसको चुनाव लड़ना है, अगर जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है तो हम उसमें कैसे बीच में टांग अड़ा सकते हैं? वो जीत के आ रहा है, जैसे कि अगर नहीं पसंद करेंगे तो नहीं जीतेंगे। जैसे अब जब राहुल गांधी को अमेठी वालों ने नहीं पसंद किया तो हार गए वो। हाँ, ये भी है। हाँ, तो वो तो इसलिए तो ऐसी बात नहीं है, इंदिरा गांधी भी हार चुकी हैं, अपनी सीट हार गई एज प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। तो देखिए इसमें तो वही एक्टर्स का भी है। हाँ। एक्टर्स में भी देखिए जो एक्टर का बच्चा है उसको तो थोड़ा सा जो है मतलब
एक एडवांटेज मिल ही जाता है। मिल ही जाता है। उसमें कोई मैं जब पहली बार राजनीति में आया तो लोगों ने मुझे ये शास्त्री जी के बेटे के रूप में देखा और मुझे वोट किया। कई लोगों ने पर वोट वो तो किया। खिलाफ थे ना इस चीज के, किसके? डायनेस्ट पॉलिटिक्स के। नहीं, वो खिलाफ तो वो तो कोई ऐसा मौका ही नहीं आया। उनके तो बच्चे हम लोग बहुत छोटे थे। अगर वो जीवित रहते और हम लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते तो कैसे कब तक रोकते वो? दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता कोई बच्चा। तो ये ऐसा हो जाता है। ये डायनेस्ट पॉलिटिक्स तो है, ये इन्होंने चलाया हुआ है। दूसरे लोग सभी जगह देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी फैमिली, उनके पिता। पर सर ये जब देश का मामला आता है तो ये सारी चीजें नहीं, एक डायनेस्ट लगता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आपको जनता अगर चुन रही है तब तो डेमोक्रेसी में चुन रही है, तो आप कैसे, आप कोई वो मोनार्की तो है नहीं कि राजा का बेटा राजा हो रहा है। वो तो कोई चुनाव नहीं होता, वो तो सीधे सीधे किंग चार्ल्स बन गए। किंग चार्ल्स के बाद उनका बेटा बन जाएगा। जी, ये भी है। हाँ, ये भी है, पर हाँ, लेकिन उसमें भी यहाँ तो ऐसा है नहीं। ये भी है। यहाँ तो ऐसा है नहीं। पर सर एक चीज और मैं आपसे, ये थोड़ा सा मुश्किल या कठिन या कुछ भी कहें, शास्त्री जी ने शास्त्री की उपाधि उत्तीर्ण करी थी पढ़ के, आप लोग शास्त्री क्यों लगाते हो? नहीं, वन लोग लगाते इसलिए नहीं है, वन लोग आप लोगों ने तो शास्त्री नहीं हमारे सर्टिफिकेट में अनिल कुमार ही है। अच्छा। अनिल कुमार ही है मेरे सर्टिफिकेट में अनिल कुमार है। तो क्लास 11 का हमारा सर्टिफिकेट मेरे पास है, उसमें अनिल कुमार है। मैं वहाँ पे भी अनिल कुमार ही था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। वो वही है कि हम लोग पढ़ते थे सेंट कोलम्बस स्कूल में, विच वॉज रन बाय क्रिश्चियन ब्रदर्स, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स। ओके। तो वो ये कहते थे कि व्हेन योर फादर, व्हाट्स योर नेम, अनिल कुमार, कहते व्हेन योर फादर इज अ शास्त्री, हाउ कैन यू बी अ कुमार, यू शुड ऑल्सो बी शास्त्री। तो हम लोग को शास्त्री शास्त्री बुलाने लगे स्कूल में। अच्छा। शास्त्री शास्त्री, तो वो शास्त्री हो गया एक तरह से, वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कोई सरनेम के रूप में। ओके ओके, ये किस्सा था पूरा का पूरा। ओके। और सर थोड़ी सी सारी चीजें, अच्छा आपको नहीं लगता कि जैसे ये भी एक साधारण बात है कि गांधी जी ने नेहरू जी को और शेड आउट किया थोड़ा सा, नेहरू जी की वजह से शास्त्री जी और शेड आउट हुए? नहीं, सोच है, शास्त्री जी का अपना, वो तो गांधी जी के तो भक्त हैं। गांधी जी अपनी सालगिरह के दिन पंडित जी ने मुझसे कहा, तुमने लाल बहादुर बताया नहीं कि आज तुम्हारी भी बर्थडे है। तो उन्होंने कहा कि आज तो महात्मा गांधी की बर्थडे है, तो सारे देश की बर्थडे है, तो मैं भी उसी में एक हूँ। वो अपनी बर्थडे तो मनाते नहीं थे। अच्छा, वो बर्थडे नहीं मनाते थे। सर आप फिनांस मिनिस्टर रहे हैं, अगले कुछ सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, और साथ ही साथ में हम थर्ड लार्जेस्ट तो बन जाएंगे, पर हमारे जो ये है पर कैपिटा इनकम है वो तो $2000 है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो बढ़ेगा। अब धीरे धीरे देखिए किस तरह से इकोनॉमी टर्न लेती है, और अगला इलेक्शन के बाद जो है स्थिति और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, शास्त्री जी ने देश जोड़ने की बात करी, राहुल गांधी भी देश जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, कैसे देखते हैं उस यात्रा को आप? नहीं, अच्छी बात है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उन्होंने दूसरा भारत जोड़ो यात्रा किया, ये कर रहा है। और इससे उनकी अपनी उनका जो पॉलिटिकल स्टेचर है वो बड़ा है, उनकी लोगों में फॉलोइंग बड़ी है। अच्छा। और तो इस पे तो सभी भारत जोड़ो की भारत को सभी जोड़ना चाहते हैं, ऐसी बात तो नहीं। जैसे कि शास्त्री जी का जो विचारधारा थी जो राजनीति की, वो बहुत सिंपल और साधारण और सादगी भरी थी। आज का जो पॉलिटिशियन है, जो यूथ है, स्पेशली यंग पॉलिटिशियन है, वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो उस चीज का फर्क आज के कॉमन मैन पे किस तरीके से आप देखते हैं, इन दोनों डिफरेंसेस का? नहीं, ये कोई महात्मा गांधी का देश तो रहा नहीं। तो महात्मा गांधी ने जिस भारत की परिकल्पना की थी वो उसके अनुरूप तो नहीं है आज का भारत। साथी जी के जो उनका जो विजन था, उनका जो भारत की लिए एक सोच थी कि भारत ऐसा होना चाहिए, वो भी नहीं है।
तो राम राज्य की बात करें, लेकिन राम राज्य तो कहीं है नहीं। तो इसलिए अब वो, लेकिन समय की बात है, समय के साथ परिवर्तन आया है। हो सकता है कि मंथन का दौर है, थोड़ा परिवर्तन और अच्छे के लिए हो। अच्छा सर, आपकी मदर ने कुछ लेटर्स लिखे थे शास्त्री जी को, और वो फिर उन्होंने लास्ट टाइम पे जला दिए थे, क्या क्या थे सर वो खत? इसका मुझे पता नहीं। मुझे जैसे मैंने कहा कि कुछ से पता चला घर पे, लेकिन इसकी मेरी जानकारी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा ये। अच्छा, और जो शास्त्री जी ने जो गेहूं उगाए थे हाँ अपनी डेथ से पहले, वो उनको काटा आपकी मदर ने, हाँ, वो बताइए थोड़ा सा। नहीं वो तो क्योंकि गेहूं लग गए थे, तो उन्होंने, यहाँ पे भी एक फोटो भी है स्मारक में, तो वो गेहूं काट के, और काफ़ी दिन तक, मैंने शुरू में कहा, काफ़ी दिन तक हमारे घर में उसका इस्तेमाल हुआ। उसी गेहूं का? हाँ ओके। ओके सर, अब दो चार चीजें हैं वो हम म्यूजियम में बात करेंगे। ठीक। एक गाड़ी के बारे में, जो गाड़ी हमने ली थी, और जो उनका रहने का तरीका और पुरानी चीजें हैं, तो वहां से शुरुआत करते हैं। चलिए। सर, आपकी मदर शास्त्री जी के साथ हर टूर पे जाती थी ऑलमोस्ट, हाँ, ताशकंद वाले टूर पे क्यों नहीं गए वो? नहीं वो जाना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि साथी जी ने कहा कि ये बड़ा सीरियस डिस्कशन होने वाला है। कि देखिए, दो तरह की विजिट्स होती हैं। एक तो होती है जिसको गुडविल विजिट कहते हैं। गुडविल विजिट मतलब वाइफ जाती हैं, कोई फैमिली का भी साथ जाता है, इजी होती हैं विजिट्स वो? हाँ, वो गुडविल विजिट है, अपना गए वहाँ पे, फंक्शंस हुए, ये वो हुए, थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ। एक होता है कि ये तो कॉन्फ्रेंस टाइप की थी, जहाँ पे मतलब बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उस दिन रूस के प्रधानमंत्री, तो सीरियस लोग थे, सारे सरकारी डेलीगेशन थे, मेंबर्स थे। तो उसमें जो है वो अकेली रहती, मतलब कोई घूमना फिरना नहीं था। अच्छा अच्छा, टाइम नहीं दे पाते वो? हाँ, नहीं रहने, तो इसलिए वो उनका जाना ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि हम आगे चलेंगे, उसमें चलेंगे साथ में, इसमें रहने। इस बात का मलाल रहा उनको? बहुत ज़्यादा, मेरी माँ को तो बहुत ज़्यादा। क्या क्योंकि कहती थी? उनका ये कहना था कि उनकी तबीयत पता नहीं कब से ख़राब हुई, होता है शाम को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई हो, या वो दूध वगैरह मैं खुद देख के चेक करके करती। कई चीज़ें उनको लगता है कि फ़र्क तो पड़ जाता है। अकेले पड़ गए, अब हो सकता है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई हो, सोचा क्यों डॉक्टर को डिस्टर्ब करें, जब ज़्यादा ख़राब हुई तब गए। ये भी है। घर का आदमी होता है, तुरंत बता देता है कि भाई इधर देखो। ये भी है। हाँ तो उनको पूरी जिंदगी ये मलाल रहा कि, हाँ, हो जाएगा। और किसी ने उनके लिए वो कविताएं भी या एक बुक भी लिखी थी जिनमें उन्होंने आपकी मदर के बारे में हाँ, लिखा? लिखा, लेकिन इन्होंने भी किताब लिखी है, मेरे आराध्या, वो अच्छा। बहुत ही अच्छी। और अब मेरी माँ जो थी वो भी एक तरह के तपस्वी थी। अच्छा। अब एक बार क्या था कि वो दाल में ये जो था वो, क्या कहते हैं, नमक अच्छा। उसमें नहीं था, नहीं पड़ा। हम्म साथी पूरी दाल खा गए, हम्म दाल चावल और रोटी, हम्म और उसमें नमक नहीं था, लेकिन वो बोले ना। और उसके बाद जब वो जाने लगे, उठ के तैयार होके जाने लगे, हाँ तो उन्होंने मेरी मदर से कहा हाँ। कि दाल में नमक नहीं है, आप डाल दीजिएगा खाने से पहले। उनको इतना मलाल रहा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जीवन में उन्होंने दाल में नमक कभी खाया नहीं। अच्छा। हाँ, उस दिन से उन्होंने दाल में नमक खाना छोड़ दिया। ओ कि माय गॉड। साथी जी को बिना दाल के नमक के में डाल दिया, और बोले भी नहीं। और उसका मलाल रहा कि उन्होंने कभी, उसके बाद 93 में उनकी डेथ हुई, 66 में साथी, 27 ईयर्स तक उन्होंने दाल खाया, लेकिन उसमें नमक नहीं, बिना नमक। ओ गॉड, तो ये ऐसे सिद्धांत कहाँ से आए थे उनमें? वो सेक्रीफाइस उस जमाने के लोग थे। अच्छा, और वो फ्रीडम मूवमेंट के और वो सारे हाँ, उन्होंने? सारा। ओके। ऐसे तो मैंने देखा उनके कमरे में गीता एक रहती थी हमेशा, और महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी, इन दोनों के छोटे छोटे स्टैचूज वहाँ थे। और ये जो तिरुपति के बालाजी हैं, उनका वहाँ पर वो किसी ने दिया था, उन्होंने रख लिया उसको, अच्छा। वो उनके कमरे में था। और पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
तो अखबार के अलावा उनके पास लगता है वो टाइम नहीं था नहीं, अच्छा क्योंकि अच्छा वो अधिकांश जो है अपना कायम है फाइलों में देखने में लग जाता था, जी 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 इसलिए वो तो टाइम नहीं देखा मैंने। कहते थे मुझसे कभी कभी कि कोई नॉवल वगैरह हो हम्म, तो दो, लेकिन मैं देता था। लेकिन कौन सी नॉवल, कौन सी वाली? मैं तो पढ़ता था उन दिनों ये बहुत आती थी एन फ्लेमिंग की जेम्स बॉन्ड वाली। अच्छा जेम्स बॉन्ड चली थी वो 1965-64 में, अच्छा अच्छा हम लोग अच्छा को पिक्चरें भी आती थी हाँ हाँ जेम्स हाँ, बॉन्ड की, पहली पुरानी जो जेम्स जो बॉन्ड पुराने जेम्स तो बॉन्ड थे। आती थी, तो वो उन्होंने दिया, लेकिन मैं देखा पढ़ नहीं, समय नहीं मिल पाता, तो पढ़ नहीं पाते। और एक बार बैले देखने भी गए थे वो। हाँ वो तो मूवी भी कहें एक दो बार। अच्छा उनको बाहर जानने का, जैसे मैंने खाने पीने का मतलब अगर कोई गए तो जाते थे, और लोग बताते हैं उनके कंटेम्प्रेरीज कि जब जनता मंदिर रोड में कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था, तो क्वालिटी पास में था, तो वहाँ से वॉक करके वो अपने किसी एक दो जगह जाते थे, वहाँ छोले छोले भटूरे वगैरह खाने। अच्छा अच्छा हाँ, वहाँ अच्छा चले जाते थे। इलाहाबाद में एल चिको है, एक है, क्वालिटी है, वहाँ पे तो हम लोग को लेके गए, बंगाली माँ के लेके जाते थे। अच्छा आप लोगों को हाँ, भी। तो बंगाली माँ के जो मालिक थे भीमसेन, वो अपने अब कहाँ वहाँ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हाँ इतना छोटा सा हुआ करता था, अब तो बड़ा हो गया, बगल का भी उन्होंने खरीद दिया इन लोगों ने। अच्छा वो उस वाला भी ले हाँ, मैं 3 भाई हो गए, तो सब अलग अलग मतलब हम्म भांचे के ले लिया, तो दुकान खरीद ली मतलब। तो अपने घर में ही वो बाहर जो उनके वरांडा टाइप था, उसी में वो सब लगवा के वहीं पे हम लोग की चाट आती थी। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। ओके सर, अब वहां पे करते चलिए हैं बात। चलिए। आओ। सो अभी हम शास्त्री जी के घर पे हैं और अभी अंदर चलते हैं, पूरा म्यूजियम देखते हैं और सर हमें म्यूजियम दिखाएंगे। चलिए सर, इस साइड से आगे थोड़ा जूम से लेना बाहर से। तो ये है सर, और इसमें कितना कुछ चेंज हो गया तब से लेके अब तक? कुछ दीवारें वारें बनी है या फिर वैसा ही है? नहीं, वैसा ही है, अच्छा ये सब तो ऐसे ही था। अच्छा, ये सारा ऐसा ही था हाँ पहले। हाँ, ये सीधे यहाँ पे ये दीवार बन गई ना, वो वाले। ये बनी है, बस जो इसके ये सीधे जाता था तंजन पर। अच्छा ये सीधा। ये अच्छा ये। ये ओके। देखिए ना, ये जो है, ये देखिए ना, ये दीवार देख रहे हैं लाल, हाँ 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 तो इसको उस पर सोनिया गांधी है। हाँ, वो सोनिया गांधी का घर है। हाँ, ये उसे अगर ये कमरा हटा दें तो सीधे तो वो वहीं जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था। ओके, तो कहाँ से शुरुआत होती है? यहाँ से? हाँ, वहां अंदर जाओ, हमें करना है अंदर से हमारी, और इसको मूव कर दो। अच्छा, यहाँ से शुरुआत होती है। ये ओके, उनका ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम है। हाँ, तो कुछ ओके सादा सीधा, वेरी सिंपल। ओके, तो ये कुछ इसमें चेंज हुआ है या एज इट नहीं इज? नहीं, एज इट इज सेम सेम। ओके, हमारे को करना है, ये बाद में कर लेंगे अलग से। तो सेम सर इसमें आप ये बताइए कि कौन कौन लोग यहाँ वरांदा में उस वक्त बड़े बड़े लीडर आए सबका, थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा है यहाँ पे, हाँ सारे लोगों को, अच्छा अच्छा, सबको आपने इंदिरा देखा। गांधी, ओके, इंदिरा गांधी राधा वगैरह। कृष्ण। ओके, तो आप लोग तो खेलते भी होंगे यहाँ पे। ये साथी जेल में गए थे, ये अच्छा उनका घर का मकान, अभी यूपी गवर्नमेंट ने इसको स्मारक बना दिया। अच्छा, ये स्मारक बना दिया आपने, ये तब का मकान है। हमने नहीं, यूपी सरकार ने बनाया। अच्छा अच्छा, ये नेहरू जी के साथ में। हाँ हाँ। आप शास्त्री जी की लेगेसी को किस तरीके से देखते हैं सर? अब ये एक विरासत है, और जिसका अपना एक इतिहास है। ये देखिए, साथी होली खेल रहे हैं, ये मैं हूँ। अरे अच्छा, ये होली खेलने का वक्त का है। ओके, हाँ, बड़ा गरीब देश था तब हमारा। हाँ, वो ज़्यादा गरीब तो अभी भी है, गाँव में तो अभी भी अलग खराब ही है। ओके, ये ये उसी समय का डाइनिंग टेबल। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल है। हाँ, वो जो फ्रिज देख रहे हैं आप, फ्रिज ये मेरी माँ ने खरीदा था सन 52 में, तो इस मकान में आई थी। अच्छा, तब का है वो फ्रिज। ओके, अभी चल रहा है। अच्छा अभी भी चलता है। ओके, और ये यहाँ पे उनकी बैडमिंटन प्लेयर हुआ करते थे। अच्छा बैडमिंटन खेलते वो थे। सामने है ना बैडमिंटन कोर्ट, अच्छा वहां पे। यहाँ गए थे, हम लोग हरा देते थे। ये क्या है, ये उनकी अच्छा चीजें आई वहां से, ताशकंद से। अच्छा, ये चीजें आई थी वापस ताशकंद से। हाँ, ओके, ये पूरे दाढ़ी वाड़ी का सामान है और ये सारा है। सिंपल थे बिल्कुल। अच्छा ये वो कोट है पंडित नेहरू वाला, काला।
अच्छा, ये कोट दिया था पंडित नेहरू ने उनको। हाँ, ये तो बड़ा ही लग रहा है वैसे। नहीं, लॉन्ग कोट। बाद में छोटा करा लिया। अच्छा, बाद में छोटा कराया इन्होंने। अच्छा अच्छा, एक एक सर, ये खड़ा हुआ है। लकड़ी की चप्पल पहने थे हाँ। कोई। ओके। और क्या कहते हैं, एक कोट उन्होंने भी तो दिया था यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर ने, तब उनको वहां पे तो वो तो अपने उन्होंने उसको दीजिए पीए को। अच्छा। वो कह रहे मेरे पास है, तुम पहनो। ओके, तो उन्होंने ये भी तो कहा था फिर प्राइम मिनिस्टर ने कि ये तो भैया मैं हम कम्युनिस्ट हैं, ये सुपर कम्युनिस्ट है। ओके ओके। और ये देखिए इसमें सारा अच्छा, ये कब की है? तो चली की है, पुरानी है ये। ओके, ये गंगा पुल के टाइम की। ओके, नेहरू जी भी दिख रहे हैं ये इसमें। है। एक के सेन। AK सेन ओके। लॉ मिनिस्टर थे शांति जी। ये अलग है जिसमें मौलाना साहब भी दिख रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, कितना फर्क आ गया है सर अब के लीडर्स में और तब के लीडर्स में। बहुत ज्यादा। अभी आप नहीं सोच रहे कुछ चुनाव उनाव लड़ने का? नहीं, अब कहाँ है। हाँ। कोई अच्छा, ये वो अलग जगह की है। अब आज इन्होंने मंदिर जगह कर लिया है। हाँ, मंदिर में आज तो मंदिर का उद्घाटन है। आपको निमंत्रण नहीं आया मंदिर का? नहीं बोल वो तो थी कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी उनको दिया था बस। अच्छा अच्छा, उन्होंने को दिया था। वो तो गए नहीं। ओके। और ये वाला सर? ये उनका बेडरूम है, लेकिन इसमें वो रहते हैं। हम लोग रिश्तेदार नहीं करते थे। अच्छा, इस वरांडे को उन्होंने कवर करा के वहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा तो यहाँ मदर रहते थे, हम लोग यहाँ पे सोते, चरपाई वही लग जाती थी। अच्छा अच्छा, यहाँ तक हाँ पूरा। हाँ। और इसमें आपने कौन कौन सी फिल्में देखी हैं टीवी में? उस समय तो दिल्ली का ही आता था बस, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा हाँ, दिल्ली बस वो 6 बजे से लेके 10 बजे तक। अच्छा अच्छा बस अच्छा। बस ओके दिल्ली दूरदर्शन। ओके। और ये वाला? ये उनका कमरा है मेन। अच्छा, ये उनका कमरा था। हाँ, ओ, ये है। तो वो क्या क्या चीजें हैं? एक तो गांधी जी, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध, अच्छा, और वो उस बीच में वो है, और ये गीता की ये किताब। स्वामी विवेकानंद है वो? स्वामी विवेकानंद है, हाँ। ओके गौतम बुद्ध भी थे सर। ओके। तो यहाँ पे वो सोते थे? वो ये उस समय की चरपाई है ये। अच्छा, उसी टाइम की चारपाई है। बेड वेड नहीं होते थे तब? होते थे, लेकिन उनको सिंपल, उनको यही पसंद था। अच्छा, चारपाई पे सोना वर्ड तो है, देखिए उसमें नहीं सोते। है। अच्छा, वो स्पेनिश बेड होते थे। कार देख लीजिए, खोलो जरा। हाँ पेपर भी रखा सर। था वहाँ पे। हाँ, साक्षी। वो कार वाला कौन है सर? एक ये क्या चीज है? राकेश राकेश राकेश। यहाँ पे गीता एक होती थी, गीता गीता रहती थी ना, गीता नहीं है, गीता पूछ लेते हैं सर, पहले थी। होती तो थी वहाँ पे गीता, जी सर, मैं है ना। गीता पढ़ते थे वो? रखिए भागवत। रखिए। सर, ये क्या चीज है, ये इस साइड जो रखा? चल रहे हैं, चलते हैं। अच्छा, ये वाह। फोटो उसका ले लिए, फोटो कार का। नहीं नहीं, अभी कार पे ही चलते हैं। नहीं, यहीं से देख लीजिए, यहीं आ जाइए। नहीं नहीं, कार के पास चलेंगे। इधर है। अच्छा, किधर? इधर? तो कहाँ से जाएंगे? सर, कार वाले सेक्शन में चलना है ना, वो पूरी बात करनी है। और ये वाला सेक्शन सर? ये जो यहाँ बैठ के चाय वो पीते थे सुबह। अच्छा, ये बरामदा हुआ करता था। इसको नया बरामदा बना दिया, ये बाद में ऐड हो गया। ये अच्छा। बरामदे को कवर कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ भी बड़ा सिंपल है, खूबसूरत। अच्छा, आपकी मदर ये रही? हाँ, हरी भाई है मेरे भाई। अच्छा, आप ही की तरह चौड़ा माथा है उनका भी। कार की तरफ चलते हैं आप। अच्छा जी। और ये क्या चीज है सर? क्या? ये मेरे मदर जो है, उनको खादी का बनाने का शौक था, तो वो चरखे हैं उस समय के। अच्छा, उस समय के चरखे हैं। हाँ ये देखो सर, कितने प्यार से नेहरू जी हाँ कुछ बता रहे हैं उनको, हाँ हाँ, और जैसे अपनी उत्तराधिकारी हाँ, के- वो जो अच्छा, ये तब के हैं सारे हाँ। पेंटिंग्स फोटोज। यहाँ पे ये फिल्म 5 मिनट की दिखाते हैं। अच्छा, ये उनके ऊपर जो फिल्म बनी हुई है। 5 मिनट की, अच्छा, 5 मिनट की। ब्रीफ करके। ओके दिखाते हैं। ओके। ये किचन है उस समय का। अच्छा, ये किचन है। अच्छा, यहाँ पे बनते थे सारे स्वादिष्ट खाने। ओहो, क्या बात है। ये बिल्कुल टिपिकल इंडियन किचन जो है वैसा लग रहा है ये। चूल्हा भी है।
चुलावे गाँव वाँव का वो पूरा। चूल्हा तो नीचे हुआ करता था, ऊपर बाद में कर दिया। अच्छा अच्छा, ये फोन से ही बना लो, इससे तो तंग ही हो जाओ। हाँ, ये गले में डाल लो, गले में डाल लो बंद करके। ये मदर यूज करती है पूजा रूम। ओहो, ये वाला पार्ट है वो। नहीं, वो पूजा रूम। अच्छा, वो पूजा रूम है। हाँ। अच्छा, तो मूर्ति उन्होंने रखी है और राम वहां पे वो काली का रखी है, काली। हाँ मैं भी सोच रहा था वो काली की काली और बिल्कुल वो साउथ की तरह लग रही है। हाँ बालाजी के तरह बना दी है। हाँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि राम का, भगवान राम का जो जो नॉर्थ में है वो यही यही ये है। अच्छा, ये रूप है उनका। ऊपर 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 अच्छा, ऊपर वाली बीच में है ना। अच्छा, नीला जो है। हाँ, ओके। और वो सर हारमोनियम। हारमोनियम अम्मा मदद करती थी। अच्छा, हाँ तो ये है उनकी लास्ट फोटो सर। हाँ। ओके, हाँ ये फेस काला लग रहा है उनका। ओके। अच्छा, ये विजय घाट की है। हाँ हाँ, ये मैं हूँ। अच्छा, ये है आप। ये वो गेहूं है, एक आगे एक पीछे। हाँ उधर। ये चाची जी। अच्छा, वो फसल उगाते हुए यहाँ पे। और ये वही वाले वही गेहूं है। वही 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 गेहूं है। 1965। तो आपने प्रिजर्व कैसे करे हैं बस है वो नेशनल म्यूजियम वाले करते हैं। अच्छा, उन्होंने करके दिए हैं। आज तक ऐसे कैसे? 1965। वहां से ले हुए। और बाकी ये कहाँ की फोटो ऊपर वाली। ये लगता है ये आर्मी डे होता है ना, हाँ हाँ और हाँ। शाम को उनका रिसेप्शन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें लग रहा है क्योंकि ये चौहान साहब बैठे हैं हाँ। और ये वो है। ओके। अच्छा, लाहौर में गए एड्रेस किया था उन्होंने, शास्त्री जी ने। हाँ इसे और हंस रही पब्लिक सारी। अच्छा, ये हवाई जहाज हाँ हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर, हाँ। और ये वाला पार्ट। ये ये देखिए इनके उसमें अच्छा। क्रिमेशन आभार भी ओ माय गॉड। 10 लाख लोग थे विजय घाट। 10 लाख पीपल। कि मॉस्को में है या ताशकंद में वही है। कहीं है। एंड ऑफ एन एरा। ताशकंद डिक्लेरेशन और ये पूरा। और ये वाला सर। ये उनका ऑफिस जो था 10 जनपथ में, ये रेजिडेंस ऑफिस था, तो उस वो वही है। पर वहाँ तो सोनिया गांधी आ गई तो वो फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, वहां से यहाँ से ये बना लिया। ओके। कुर्सी उस समय की, रेडियो उस समय का देखिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इतना बड़ा रेडियो था वो। हाँ उस जमाने में ऐसे होते, कहाँ छोटे रेडियो होते थे। अच्छा ये मैप्स यहीं से सारा मॉनिटर करते थे, पूरी अच्छा, वो यहाँ से पूरी लड़ाई यहीं से। ओके। तो यहीं पे आगे बैठते थे इन्हीं टेबल्स पे, वो जो लाहौर वॉर के टाइम की। और वो तो ये पूरा हिस्सा 10 जनपद था या 10 जनपद का हिस्सा था ये वाला पार्ट। नहीं, ये अलग मंगा था, वो अलग था। जब प्राइम मिनिस्टर बने दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, दोनों को एक एडजेसेंट कर दिया। ओके, फिर ये दोबारा अलग हो गया। हाँ, ओके। ये क्या है सर। ये अभी वही हम लोग जैसे गुजरे थे। अच्छा 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 अच्छा। ओके, आइए सर। ये क्या है जी, ये बताइए। एशेस हैं। अच्छा, चाची एशेस रखे अच्छा, हैं। ये ऐसे है। तो आप तो इमोशनल हो जाते होंगे ये सारी चीजें देख। ये जो स्पीच देख रहे हैं ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने हाँ। लाल किले से कहे थे सन 64 में। अच्छा, हम रहे या ना रहे। इन शब्दों को हिंदुस्तान। अच्छा, उसको लगा है कि निकाल दे। नहीं नहीं, ये रखो, इसी से आवाज कैप्चर हो कि हम रहे ना रहे। अटल जी ने भी बात कही है ऐसी कुछ। हाँ, और मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा, हम और आप रहे ना रहे, लेकिन ये भारत का सिर ऊंचा होगा। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद भारत दुनिया को कुछ दे भी सके। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 3 बार आप कृपा करके जय हिंद बोलें।
एक अनोखी यात्रा का अंत। भारत रत्न भी दिया गया फिर आखिर में उनको। हाँ, ये मंडप है, यहाँ पे शादियां हुआ करती हैं, हमारी शादी यहीं हुई। अच्छा, इस मंडप पे आपकी शादी हुई? ये बना था सन 55 में। अच्छा, 55 में बनवाया मेरी था। बड़ी सिस्टर, जो सेकंड सिस्टर थी, उनकी शादी हुई, फिर सारी शादी यहीं से तो क्या आपने लव मैरिज करी है, कैसे क्या? हुई। अच्छा, वो आपके स्टाफ के हैं। हाँ, पूजा इसमें रहती है, अच्छा, सिक्योरिटी नहीं है, पूजा हाँ 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 जिन उसका ये कमरा है। ओके। और आप कहाँ रहते हैं सर वैसे? हम नोएडा, अच्छा, आप नोएडा रहते हैं। जब यहाँ खाली किया तो ये है मगर। अच्छा, ये इसको भाई एक यहाँ से, एक एक मास्टर और एक फ्रंट। इसमें लाइट अच्छा ऑन है। आज ये सर यहाँ पे ऐसे खड़े होंगे सर, इस साइड खड़े होंगे, मैं यहाँ आऊंगा, एक यहाँ से मास्टर होगा, ये क्लोजअप बना लेगा। ये तो सर आप बताइए, इस कार का किस्सा बताइए आप। एक कार का ऐसा हुआ था कि शास्त्री जी से हम दोनों ने 2-4 बार कहा कि एक कार होनी चाहिए, आप मंत्री रह सको, प्रधानमंत्री हो गए तो कार तो रखिए आप हाँ। अपनी। हम जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ आपके नीचे जो काम करते हैं अफसर, उनके पिता के पास कार है, आपके पास नहीं है। तो उन्होंने वेंकटरामन उनके सचिव थे, उनसे कहा भाई नई कार का दाम पता करो, तो पता किया तो ये 12,000 का। अच्छा, 12,000। उन्होंने कहा भाई खरीद लो। उन्होंने कहा लेकिन सर आपके बैंक में तो केवल 7,000 रुपए हैं। तो 5,000 रुपए का उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, ओके। और वो लोन लेकर उन्होंने फिर गाड़ी खरीदी। उनका निधन हो गया तो उनके पास तो पैसे मेरी माँ के पास थे नहीं, तो फिर उन्होंने अपने पेंशन से इस कर्ज को अदा किया। ओके। और ये कार फिर मैंने इस्तेमाल करी इंदौर में, बेंगलोर में, मुंबई में। अच्छा और उसके बाद फिर इसको मैंने डोनेट किया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के लिए आपने डोनेट कर दिया। तो आप क्या कहते हैं, आपके ब्रदर भी एक बार इसको लेके कहीं चले गए थे और नहीं, वो दूसरी गाड़ी सरकारी ले गए थे, उसके अच्छा। साथ ही नाराज हो गए थे। अच्छा, उसमें क्या था, वो क्या है? वो सरकारी गाड़ी लेके चले गए, हाँ। और वो साथी जी बड़ा नाराज हुए उन पे, भाई ऐसा नहीं करना है, सरकारी गाड़ी। तो ये गाड़ी थी, ये गाड़ी इसके, देखिए इसके साथ जो है ये एक्चुअली ये सिंबलाइज करता है साथी जी की ईमानदारी, उनकी सहजता, उनकी सच्चाई। इसलिए हमने इसको जो है संभाल के रखा हुआ है। ओके। ये केवल कार नहीं है, ये उनकी ईमानदारी, सच्चाई का प्रतीक है ये कार। हाँ, ये तो पीएनबी ने तो बोला भी था कि आप ले ऑफ कर देंगे हम आपका पूरा, पर आपकी मदर ने फिर मना कर दिया। तो आपने कहाँ पे, अकबर रोड पे सीखा ये गाड़ी चलाना तब? हाँ, ये एक बार उसमें भीड़ नहीं होती थी। अच्छा भीड़ नहीं होती थी, यहाँ तो होता था। अच्छा अच्छा। तो कितनी भगा लेते थे आप इसको? हाँ? कितना भगा लेते थे? फास्ट चलाते थे या धीरे चलाते थे? आराम से। थोड़ा सर एक बार इस साइड आप घूमते हैं एक बार के लिए। हाँ तो इसमें जगह तो बिल्कुल ही कम है। हाँ, ये छोटी गाड़ी है ये। अच्छा, तो ये ऊपर रेस वेस का भी इसमें ऊपर ही होता है? हाँ, वो उसका गियर साइड में होता है ना इधर। अच्छा, वो गियर है उसका साइड में। गियर में। ओके। ये इसके स्टीयरिंग भी देखिए ऐसे है, हाँ, पूरा अलग। छोटी सी कार है ये। तब फिएट की गाड़ियां होती थी? हाँ, तब फिएट ही होता था। फिएट, फिएट और एम्बेसडर, दो गाड़ियाँ होती अच्छा, फिएट और एम्बेसडर। हाँ। ओके। अच्छा, खुलती भी यहाँ से है ये? हाँ हाँ तो अब भी चलती है ये? हाँ। कभी कभार आप लेके जाते हो कभी विंटेज वगैरह? मैंने वो हाँ विंटेज में गई थी पिछले साल, इस बार फिर जाएगी। अच्छा अच्छा। वही तो प्राइस भी मिली थी इसको। अच्छा, प्राइस भी मिलता है। तो अभी भी इसका मेंटेनेंस वगैरह होता है सर? हाँ, फिर आपको देखिए बिल्कुल। तो इंजन विंजन वाला कौन सा है इसका? आगे इंजन है नहीं, रनिंग कंडीशन में है। अच्छा, रनिंग हाँ, कंडीशन में है। ड्राइवर मेरा चलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आप इसको वापस यहाँ पे हाँ कर देते हैं विंटेज के बाद में। और पीछे का भी इसका अलग ही लुक है हाँ अगर देखते हैं तो। हाँ। अच्छा, ओल्ड कोलंबस है सर। अच्छा, आपने अपने स्कूल ये का मैं चलाता था ना इसको, अच्छा तो अच्छा। लगा दिया तो वही चला रहा है। और ये नंबर भी तब DLE 6 हाँ, मिलते थे। उसी नंबर। नाम क्या है इसका? फिएट Fiat 110D। 1100 अच्छा, 11। 1100 सीसी मतलब। अच्छा, 1100 सीसी। ओके, नाइस नाइस सर। आ जाइए। वैसे मजा आता है गाड़ी ये चला के? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो कितनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आपकी? पूरी
शास्त्री जी साइड में बैठते थे, आप चलाते थे तब, या भी भेंट किया था एक? हाँ वो जो है वो तो उन्होंने अपने पिए को दे दिया। अच्छा। तो पोशी जी ने कहा कि भाई आपको पसंद नहीं आया मेरा कोट? तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा लगा, मैं आगे पहनूंगा, लेकिन अभी मेरे पिए के पास नहीं था, मैंने उसको दे दिया। तो उन्होंने भाषण में कहा कि हम लोग कम्युनिस्ट हैं, लाल बहादुर शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट है। ओके सर, जैसे मैं गांव से हूँ, तो गांव में याद करते हैं कि उस वक्त जब वोट था 1965 में, हाँ तब लोग बत्तियां बुझा देते थे अपने घरों की, कि पता ना लगे उनके एयरक्राफ्ट को कि कहाँ कहाँ क्या क्या गांव है। हाँ, वो तो बत्ती तो कमरे में आप अच्छा, इसके अलावा सर एक किस्सा और भी है कि वो जो कूलर हटवा दिया था उन्होंने जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, तो वो क्या है? वो क्या था कि जब वो तो चलते थे सेकंड थर्ड क्लास में, हाँ। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास बनाया, तो मैं कहा भाई फर्स्ट क्लास में आप चलिए, तो उस पे उन्होंने रेलवे वालों ने कूलर लगा दिया। अच्छा, कूलर लगा दिया। तो उन्होंने कहा ये तो आज ज्यादा धोखाधड़ी है, अच्छा। और इसलिए ये तो इससे अच्छा मैं फर्स्ट एसी में ना चलूं, अच्छा। तो उसको निकलवा दिया। हाँ, कि मतलब आम आदमी गर्मी में जाए और मैं, तो ये तो बड़ी अनइक्वल चीज हो गई। ओके सवाजीत कहाँ है? सर, आप एक और क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली और पॉलिटिकल फैमिलीज के जितना उस लेवल पे कामयाब क्यों नहीं हो पाए? आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया या फिर? नहीं इंटरेस्ट तो लिया हम लोग ने, हाँ। ऐसी बात नहीं है, हम्म। लेकिन कुछ थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक तो आज की जो राजनीति है वो शायद हम लोग में ऐसी कुछ बातें हैं जो आज के राजनीति में डिस्क्वालिफिकेशन, अच्छा, जो बहुत डिस्कवर ईमानदार होना, सच बोलना हम्म और गलत काम ना करना, हम्म ये सब आज की राजनीति में डिस्क्वालिफिकेशन है। ओके, ये तो एक तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम्म जो शास्त्री के सिद्धांत है उससे हम अलग नहीं होना चाहते, हम्म तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई लाल बहादुर शास्त्री के लड़के हैं, इनको आप बढ़ाओगे तो बहुत बढ़ जाएंगे आगे, अच्छा, वो भी एक कारण हो सकता है। ओके। हाँ, कि लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। अच्छा, लोगों ने भी नहीं बढ़ने दिया जानबूझ के। तो सर, एक क्वेश्चन ये है कि आप पैसे वैसे कैसे कमाते हो फिर? नहीं तो हमारे देखिए ऐसा है, उसमें तो मैंने नौकरी की और अभी भी हमारी सब शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है बहुत बड़ा, कभी भाई आप उस पे आप चैनल करिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करें। कहाँ पे? द्वारका में है, अच्छा, द्वारका में। इंदौर में ब्रांच है, बरेली में है, इलाहाबाद में है। अब सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने हमें 12 एकड़ जमीन दिया है, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं। अच्छा। मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो कमा रहे हैं, तीनों नौकरी करते हैं, बड़ी हाई पोजीशंस पे हैं। अच्छा। और बाकी अपना जो है थोड़ा बहुत ये काम है अपना, थोड़ा रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत अच्छा, आपने इन्वेस्ट कर रखा है? थोड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो भगवान की दया से कोई सी दिक्कत नहीं, हमारे बहुत खर्चे नहीं हैं। और बाकी जैसे कुछ फैसिलिटीज हैं वो सब अपना कुछ संस्थाओं से मिल जाती हैं, ऑडिटिंग वगैरह के रूप में, वो ऐसी दिक्कत है। बाकी तो आप बेटे मेरे तीनों अच्छे मतलब कामयाब है। आपकी पेंशन भी आती होगी, आप एमपी हाँ में थोड़ी मिनिस्टर में? आती है। हाँ, वो तो चलो नॉमिनल है। ओके ओके। और बताइए सर, काफी लंबा वक्त दिया आपने एंड थैंक यू सो मच। मतलब इतनी खुशी हुई मेरे को Thank you. ये सारी चीजें जान के, और मतलब ए प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी विद यू एक्चुअली सर, एंड थैंक यू सो मच एंड वी विल ऑलवेज रिमेम्बर Thank you. दिस एडिशन और सब कुछ चीजें। ओके सर, थैंक यू।